चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो भाई आज की मजेदार कहानी सुनेंगे, इसकी वजह से शुरू हुई। भगवान का डर किसी और को दिखाना महाराज, देखते हो क्या कर लेगा भगवान। किसे भेजे भगवान? भगवान सच है? पता नहीं, कुछ हम लोग मिले नहीं। तुम्हारे कहीं तो नेताओं का मिस्टर भगवान, और इन्हें नोटिस किसे भेजी? हाँ, लोग कहते कि वो मंदिरों में। तो भाई ये बताओ कि इस चक्कर में ये बेचारे भगवान के ऊपर केस क्यों कर रहे हैं? ये मुद्दे की बात। है ना? अब ये बताओ, ये किसके ऊपर केस करते हैं भैया? भगवान के ऊपर। एंड में जीतते नहीं जीतते? जीत जाते हैं। और इन्हें क्या मिलता है? इंश्योरेंस कंपनी से क्या मिलता है इन्हें? अब इनकी दुकान गिरी फॉर एग्जांपल भाई 2018 में। कब गिरी? 2018 में इनकी दुकान गिरी, है ना? इन्हें कंपनसेशन मिला तुम्हारे ईयर में। 2018 में दुकान गई, इन्हें मुआवजा मिला, कंपनसेशन मिला, इंश्योरेंस मिला। इंश्योरेंस कब मिला? तुम्हारे ईयर में। ठीक है भैया, बोलो। कांजीलाल ने दुकान खरीदी थी मान लो 2010 में, ठीक है? ये बताओ, ताई कह रही है कैपिटल गेन बनता है। ताई क्या कह रही है? कैपिटल गेन बनता है। बताओ कैपिटल गेन बनता है या नहीं बनता है? होश से बताएंगे क्या कैपिटल गेन बनता है या नहीं बनता है? बोलो, क्यों बनता है? क्योंकि ताई ने एक खतरनाक सेक्शन बना दी, जिसमें पता क्या लिख दिया? असेट डिस्ट्रॉय होके जो भी मिलेगा, है ना, यानी इंश्योरेंस या मुआवजा रिसीव्ड क्यों हो रहा है? बिकॉज मैं मानती हूं तुमने क्या कर दिया, यू सोल्ड असेट टू इंश्योरेंस कंपनी। बात समझ में आ रही है? पता लगा दुकान की खरीद थी मान लो 10 लाख रुपए की, इंश्योरेंस कंपनी ने प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से तुम्हें दे दिए 15 लाख। बताइए करे 5 लाख पे क्या भरेगा? 5 लाख पे क्या भरेगा? टैक्स भरेगा। ठीक है? अब मुद्दा पता क्या आया? मुद्दा ये आया, अब सिंपल सिंपल चीजें दिमाग में लगाना बिल्कुल भी। पिछली क्लास तक हमने क्या सीखी थी? कॉस्ट। आज से हमें सीखना है व्हाट इज द सेलिंग कंसिडरेशन, सेलिंग प्राइस। बात समझ में आई? अब बताओ सेल कंसिडरेशन क्या मानो? सिंपल, मुआवजा जो रिसीव हुआ, है ना? मुआवजा या इंश्योरेंस रिसीव्ड, इंश्योरेंस बोला ना, मनी रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस, या दुकान के बदले दुकान दे दी इंश्योरेंस वाले ने, तो क्या लिखेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट जो इंश्योरेंस कंपनी ने दी वो। उससे भी खतरनाक बात सुनना, होश में सुनना। 2010 में कांजी ने, महिंद्रा ने दुकान खरीदी, ये खरीदी मान लो 10 लाख की। जब दुकान गिरी, ए बाबू, जब दुकान गिरी, है ना, तब इसकी कीमत हो गई थी मान लो 12 लाख। ठीक है? और जब मिला मुआवजा तो उसके हिसाब से उन्होंने पेमेंट दे दी। जब मैं सेल कंसिडरेशन लूंगा तो मैं क्या लूंगा? कोवा, है ना? तो मुझे बताओ कोवा कब की ली जाएगी? जब खरीदे। 2018 से क्या मतलब?
मान लो 10 लाख इनटू इंडेक्स ऑफ सेल ईयर डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर। तो इंडेक्स ऑफ सेल ईयर कर देंगे डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सबसे डेंजर बात, सेल ईयर क्या है? बोलो। सेल ईयर मेरा प्रीवियस ईयर होगा या नहीं होगा? होगा ना? गलत जवाब, यही यही कांटा लगेगा। अरे निकम्मो, इंडेक्स ऑफ सेल ईयर का मतलब होता है इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर। जब मैंने वो ट्रांसफर कर दी किसको? इंश्योरेंस कब ट्रांसफर कर दी? जिस दिन गिर गई उसी दिन इंश्योरेंस को ट्रांसफर हो गई। अरे नशेड़ियों, इस दिन तो पैसा मिला है बाबू। क्या मिला है? पैसा। क्योंकि इंश्योरेंस वाले इतने दिन लगाते हैं पैसे देने में। नहीं, ज्यादा भी मिल जाता है ना? अगर देर से मिलेंगे तो ज्यादा ही मिलेगा। हाँ, तो भैया इंश्योरेंस वाले ईयर में, अब सुनना ध्यान से, ये वो पहला कॉन्सेप्ट है नशेड़ियों जो मैंने तुम्हें पहली क्लास में बताया था कि एज पर सेक्शन 45(1) कैपिटल गेन आर टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस, बट देयर आर फ्यू एक्सेप्शन इन विच कैपिटल गेन ड्यू बेसिस पर नहीं, कैश बेसिस पर हुआ है। बताओ, कैपिटल गेन ड्यू कब हो गया? जब तुमने ये अपनी दुकान किसको बेच दी? इंश्योरेंस को मैंने बेच दी ताई के अकॉर्डिंगली 2018 में, लेकिन मुझे पैसा कब मिला इंश्योरेंस का? मेरे अपने ईयर में। तो कैपिटल गेन किस दिन निकाल रहा हूं? 2018 में, अपने ईयर में। अपने ईयर में, ठीक है। तो क्या लिखूंगा? राज की बात, कैपिटल गेन कैश वाले ईयर में निकलेगा, लेकिन इंडेक्स कब होगा? ट्रांसफर ईयर का। अगर भाई ये बात भूल गए तो 100% एग्जाम में क्वेश्चन गलत है। अगर तुमने राज की बात भुला दी तो बहुत ही पेचीदा बात है कि कैपिटल गेन निकाल रहा हूं कैश वाले ईयर में, यानी कैलकुलेशन कैश वाले ईयर की चल रही है, लेकिन मजेदार बात यह है कि इंडेक्स पर चल रहा है। यानी तुम्हारे जीवन का पहला सेक्शन जिसमें इंडेक्सेशन मेरे ईयर का नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन मेरे ईयर की है ना? तो बहुत ही डेंजर बात है, एग्जाम में पूछ ली जाती है। इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर डिवाइड बाय, यहां मैंने क्या लिखवाया तुम्हें? 10 लाख इंटू इंडेक्स ऑफ कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ एक्विजिशन ईयर, एक्वायर ईयर। तो ट्रांसफर ईयर इस केस में मेरा प्रीवियस ईयर नहीं है। ट्रांसफर ईयर वो है जिस साल मैंने इंश्योरेंस को अपनी एसेट बेच दी। समझ गई बात? ठीक है, नहीं समझ जाओगे तुम। ये 118 क्वेश्चन सॉल्व कर दो, खेल खत्म करो, समझ जाओगे तुम। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आना, थ्योरी नहीं आना कुछ भी।
ये जिस साल असेट डिस्ट्रॉय हुई है, मनी रिसीव माइनस शेयर मार्केट वैल्यू असेट, ये है ना। ट्रांसफर हमेशा कौन सा होगा सर? जिस साल एसेट डिस्ट्रॉय होती है वो होता है ट्रांसफर ईयर। बस जैसे बताया। कितना आया मुन्नी? कितना आ रहा आंसर? जोर से बोलो, जय माता दी, जोर से बोलो। सिंपल है, सिंपल। ये बच्चों वाले क्वेश्चन है अभी ये। सिर्फ कॉन्सेप्ट को याद रखना है, राज की बात याद रखनी है बस। 214 एसेट है या नहीं है? शॉप 242A लटका है सटका है? पीरियड ऑफ होल्डिंग बताओ, लटका सटका के लिए कहां से गिनूंगा? 2003 से कहां तक? अपने ईयर तक। डिस्ट्रॉय कब हुई है? तो 18 तक। अगर एग्जाम में लिख के आ गए ना 2000 अपने ईयर तक तो नंबर कटेंगे, और नहीं लिख के आए ना कुछ भी तो भी नंबर कटेंगे। अगर तुम 2003 से 2018 लिख के आ रहे हो तो एग्जामिनर समझ जाएगा भाई बालक को पता है कि एक्चुअली में मुझे कहां तक का ट्रांसफर करना है। अगर तुम नहीं लिख के आए तो एग्जामिनर अज्यूम कर लेगा कि तुमने अपने ईयर तक का उसे क्या मान लिया? पीरियड मान लिया। और ऊपर क्या लिखना पड़ेगा? कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर कांजीलाल मेहता फॉर द प्रीवियस ईयर। एग्जाम में कौन सी ईयर आ रहा है निकम्मो? 23-24 आ रहा है ना। तो 23-24 में कैलकुलेशन चल रही है, लेकिन पीरियड ऑफ होल्डिंग है 2018 तक का। सेल कंसीडरेशन क्या होगा? जितने की एसेट की मार्केट वैल्यू है माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 लाख इंटू जनवरी 18 है तो कौन सा ईयर हुआ? जनवरी 18 तो कौन सा ईयर हुआ? कौन सा हुआ जल्दी बताओ? 17-18 का ईयर कौन सा हुआ? हाँ गिवन होगा तो गिवन देख लो ना। 272 डिवाइड बाय फरवरी 23, फरवरी 3 मतलब 2002-3, 2-3 का कौन सा है? 105। कितना आ गया? 25। अच्छा 4,50,000 है 47। कितना आ गया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आया? क्या कह रहे हो? $272। पिछली क्लास से कोई लेना देना नहीं है आज की क्लास का। 272 क्या है? इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ एक्विजिशन ईयर। बस कितना आ गया? 190। खत्म बात। बस तो अगर मैं तुम्हारे नोट्स में भरवाऊं कि टोटल पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से हुआ? डेट ऑफ एक्विजिशन टू डेट ऑफ ट्रांसफर। डेट ऑफ कैश रिसिप्ट नहीं, डेट ऑफ ट्रांसफर। जैसे हमारे केस में 2018। बाकी सब थ्योरेटिकल बातें नोट में लिख के आ जानी है ना। अब बताओ कांजीलाल की कितनी एसेट डिस्ट्रॉय हुई थी? एक ही तो दुकान थी। तो ताई ने बोला 45 की सीरीज पढ़ रहे हैं, 45(1)(a) एक एसेट डिस्ट्रॉय। कितनी एसेट? एक एसेट। इस सेक्शन ने बताओ क्या बताया? इस सेक्शन ने बताया कि सेल प्राइस क्या होती है और इंडेक्स में कैश बेसिस फॉलो नहीं करना, ट्रांसफर ईयर फॉलो करना है। लेकिन कैलकुलेशन कैश मिलने वाले ईयर की होती है। 3 खतरनाक कॉन्सेप्ट एक साथ हैं। कैलकुलेट कर रहा हूं कैश मिलने वाले ईयर में, अपने ईयर में, लेकिन कैलकुलेशन हो रही है 2018 तक की, ट्रांसफर ईयर तक की। ये 2 खतरनाक कॉन्सेप्ट है ना। और साथ साथ क्या जोड़ दिया कि इंश्योरेंस से जो पैसा मिलता है उसे सेल प्राइस मानता हूं मैं। ये वाली बात की नोट की
समझ गए? तो कुछ भी नहीं, जो अपने नोट्स बना रहे हैं उसमें जब ये सेक्शन लिखेंगे तो ये 3 बातें लिख लेंगे। अगर मैं नोट्स बनाऊंगा इसके आज घर जाके तो मैं क्या बनाऊंगा, मैं इसमें लिखूंगा 45(1) है ना, एसेट डिस्ट्रॉय होगी तो मैं पहले लिखूंगा पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ तक, 2018 यानी कि ट्रांसफर ईयर तक। दूसरी बात क्या लिखूंगा, सेल प्राइस। सेल प्राइस क्या होता है सर, जितना इंश्योरेंस से पैसा मिला, जितना पैसा या फेयर मार्केट वैल्यू मिली। और तीसरी बात क्या लिखूंगा, इंडेक्स सबका लेना है, इंडेक्स सबका लेना है ट्रांसफर ईयर का, बस। हाँ कैलकुलेशन तो मैं अपने ईयर की करूंगी, क्वेश्चन में तो अपने ईयर की कैलकुलेशन करानी, तो क्वेश्चन में कॉमन सी बात मिलेगी कि पैसा अपने ईयर में मिलेगा, तभी तो कैलकुलेट कर रहा हूं। पैसा 2030 में मिल जाएगा, 2020 में मिल जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता, फिर कैलकुलेशन क्यों करूंगा मैं इस साल। पैसा तो मैं अपने एग्जाम वाले ईयर का मिलेगा एग्जाम में। ठीक है भैया। अगली बात याद आ, तो मैं याद आ रहा है तेरा पे बप्पी लहरी, अगली बात। अब बप्पी लहरी को पता क्या बोला जाता था, बताओ? बप्पी लहरी को बोला जाता था गोल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी गोल्ड मैन ऑफ बॉलीवुड। यानी कि शर्ट से लेकर जूते तक, चश्मे तक, सब में क्या लगवाते थे वो, घड़ी भी गोल्ड, शर्ट के बटन भी गोल्ड के होते थे। तो उनकी असेट गोल्ड की, जो शर्ट के बटन जो उनके गोल्ड के हैं, तो शर्ट क्या बनेगी, असेट बनेगी या असेट बनेगी, वो मूवेबल पर्सनल असेट नहीं होगी। क्योंकि जब वो शर्ट को बेचेंगे तो शर्ट नहीं बेचेंगे, क्या बेचेंगे, बटन बेचने जाएंगे, वो शर्ट के नाम पे बटन बेचेंगे वो। तो बप्पी लहरी कभी जिंदगी में ये नहीं कह पाएंगे ताई से, या कह पाए थे कि मैं मूवेबल पर्सनल असेट बेच रहा हूं। ताई क्या बोलती, हीरो मत बनो, सिंगर हो सिंगर बनो, हीरो मत बनो। तुम मूवेबल पर्सनल असेट नहीं बेच रहे, क्या बेच रहे हो, ज्वेलरी बेच रहे हो। अरे गोल्ड बेचने जा रहे हो तुम, शर्ट का कपड़ा बेचने जा रहे हो, शर्ट का कपड़ा तुम बेचते भी नहीं कभी, पोछे में इस्तेमाल कर रहे होते तुम पुरानी शर्ट को, गोल्ड बेचने जा रहे हो तुम। पुरानी शर्ट कौन बेचता है, किसी भी, है ना। तो ऐसे जुगाड़ मत निकालो कि भैया टैक्स की चोरी के बराबर हो जाए बात। लेकिन 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 भाई बप्पी लहरी ने क्या बोला, सुनना ध्यान से। बप्पी लहरी ने बोला ताई चलो एक काम तो कर सकता हूं, गाने तो मिल नहीं रहे। तो 1995 में कुछ बप्पी लहरी के पास गोल्ड था, उन्होंने इस गोल्ड को दुकान में कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट कर दिया, दुकान। और दुकान का नाम रखा बप्पी लहरी ज्वेलर्स। क्या नाम रखा, और अपनी खुद की पर्सनल असेट को क्या बना दिया, दुकान में ले गए। अब दुकान में वो पर्सनल असेट क्या मानी जाएगी, ये पुष्पा क्या मानी जाएगी, स्टॉक क्या मानी जाएगी। फिर ये तुम्हारे ईयर में, फिर ये तुम्हारे ईयर में क्या कर दी गई, सेल कर दी गई। बताओ प्रॉफिट किसका, नहीं समझे, कंटाप मारो कान के समझ। स्टॉक कहाँ आता है, एज पर सेक्शन 214 कैपिटल गेन का पौधा। स्टॉक क्या होता है, पढ़ लो जरा, पढ़ लो। स्टॉक कहाँ जाता है, 214 के हिसाब से स्टॉक क्या होती है, एसेट होती नहीं होती है, क्यों नहीं होती, होती है, वो कह रहा क्यों नहीं होती, होती है। नहीं टैक्सेबिलिटी तो बात ही नहीं, 214 टैक्सेबिलिटी की बात ही नहीं कर रहा। 214 तो बोलता है एसेट है या नहीं, एसेट है या नहीं है, स्टॉक। पेपर नहीं देना ना, पेपर नहीं देना ना। एसेट होगी या नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, एक्सक्लूड में लिखा है। पढ़ मत लेना घर जाके, नशा कर रहे हो घर जाके, बस नशा। कैपिटल एसेट एक्सक्लूड स्टॉक। हाँ तो स्टॉक का है, क्यों स्टॉक नहीं है, स्टॉक क्यों एसेट नहीं है, तो पीजीपी में जाएगा तो पर्सनल एसेट कैसे हो जाएगी, स्टॉक बन गई है तो फिर, यानी स्टॉक एसेट नहीं होती। हाँ डिवाइड मत कर लियो घर पे, घर जाके। स्टॉक बन गई, स्टॉक बनते ही प्रॉफिट किसने मांगा, पीजीबीपी ने।
प्रॉफिट कह रहा है, पीजीपी कह रहा है प्रॉफिट मेरा, यानी कि सारा का सारा प्रॉफिट पीजीपी में। ये बंद कर देना, ठंडा हो गया ज़्यादा है ना। सारा का सारा प्रॉफिट पीजीपी में, लेकिन ये बात किसको बुरी लगी? कैपिटल गेन को। कैपिटल गेन कंटाप लगेगा तो होश में आ जाओगे तुम। पीजीपी कह रहा है लड़ मत, फालतू मत बोल। वो कह रहा है भाई ये बता तूने कन्वर्ट कब करी? कन्वर्ट कब करी? पता लगा कन्वर्ट करी इसने 2021 में, दिसंबर 21 में। कह रहा है इसे घर पे पाला किसने? 95 से लेके 2021 तक, मोटा मोटी 25 साल है ना, मोटा मोटी 25 साल इसे किसने पाला? कैपिटल गेन ने, क्योंकि पर्सनल एसेट मानी थी। ये क्या थी? पर्सनल थी। जिसे 25 साल मैंने पर्सनल में पाला, आज वो बोल रहा हूं मेरा नहीं होगा है? तो ताई को भी दिल पे लगी बात, कहने का नहीं भाई देख गलत बात है, इसे 2-3 साल तेरे पास रही और तू क्या कर रहा है? खेल खत्म कर रहा है। मैं कह रहा हूं मान ले 2023 रहेगी तो भी तू गलत काम कर रहा है कि बस कुछ ही दिन तेरे पास रही और तूने क्या मान लिया? सारा पीजीपी में। तो ताई ने कहा फैसला हम करेंगे, बराबर करेंगे, यहां से लेके यहां तक कैपिटल गेन, यहां से लेके यहां तक पीजीबीपी, खेल खत्म करो। इसका मतलब समझ गए? कहां बोल रहा था? मैंने ये पूछा स्टॉक एसेट है या नहीं। समझ में आ गई बात है ना? 2023 हो 2022 हो, सिंपल सी बात। अब खुद बताओ कैश कब मिलेगा? कैश तो सेल पे मिलेगा, क्योंकि यहां तो मैंने बस क्या किया है? पर्सनल एसेट को ट्रांसफर या कन्वर्ट कर दिया। क्या कर दिया? कन्वर्ट इनटू स्टॉक कर दिया। जब मैंने कन्वर्ट किया तो इसकी मार्केट वैल्यू, मतलब गोल्ड खरीदा था 1 लाख का, मार्केट वैल्यू इसकी हो गई थी 10 लाख, है ना? अब जब कैपिटल गेन आएगा तो बताओ सेल कंसिडरेशन क्या लूंगा? बोलो, एक जो ने बोलने दो, खेल कंसिडरेशन क्या लूंगा? यहां सेल हुई 15 लाख की, मार्केट वैल्यू यहाँ 10 लाख की थी, खरीदा 1 लाख का था, तो सेल प्राइस क्या लूंगा? 15। अरे जब मैं कह रहा हूं सारी कैलकुलेशन यहां खत्म कर दो, तो ये हिस्सा तो पीजीबीपी का हो गया ना, तो सारी कैलकुलेशन यहां खत्म करो, छुट्टी पाओ। यहां कितनी थी प्राइस? 10 लाख। पीरियड ऑफ होल्डिंग में इंडेक्स ऑफ सेल ईयर जो लूंगा, वो इंडेक्स ऑफ सेल ईयर ये वाला लूंगा या मान लो 2020 करता हूं, 2020 वाला लूंगा? नहीं, सब कुछ यहां खत्म कर दो भाई। कैपिटल गेन का सारा हिसाब यहां खत्म। इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर कौन सा होगा? हाँ, कौन सा होगा? ये वाला। यानी ये लक्ष्मण रेखा है भाई, इसको पार नहीं करना। कैपिटल गेन इसे पार नहीं कर रहा है। कैपिटल गेन कह देगा मेरा हिसाब यही कर दो। कैलकुलेशन हो रही है कैश वाले ईयर में, लेकिन सारी की सारी कैलकुलेशन कब तक हो रही है? जब तक दुकान नहीं बनती तब तक। बात समझ आ गई ना? इसे बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, है ना? सेक्शन 45(2). यानी 2 सेक्शन ऐसे हैं जो कैश बेस पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, पर हिसाब किताब पुराना चल रहा है। पहला सेक्शन कौन सा? 45(1)(a). कैलकुलेशन हो रही है अपने ईयर में, लेकिन हिसाब चल रहा है यहां तक का बस। ऐसी 45(2) कैलकुलेशन हो रही है अपने ईयर में, पर हिसाब कब का चल रहा है? 2020 तक का। तो 119 सॉल्व कर दो फिर। चाहे ऐसा डायग्राम बना लेना 119 में, जैसे मैंने बनाया अभी। तो मतलब ये जो परचेज वाला पॉइंट है हमारे काम नहीं है, अभी देखो काम आएगा, क्यों नहीं आया? कैपिटल गेन में काम आएगा। और अरे अपना फॉर्मूला कैसे भूल रहे हो कैपिटल गेन का? अरे यहां तक तो कैपिटल गेन निकालो ना। ये कब हुआ था? ये हुआ था फरवरी 16 में। हाँ उसकी, हाँ यहाँ तक निकाल दो, और क्या। फरवरी 16 तक तो कैलकुलेशन करो कैपिटल गेन की। ये ज्वेलरी पर्सनल एसेट को कन्वर्ट कर दिया बप्पी लहरी ने स्टॉक इन ट्रेड में फरवरी 16 को, तो फेब 16 तक कैलकुलेशन किसकी होगी? तो यहां से लेके यहां तक कैप गेन कैलकुलेशन करो, बात खत्म। मैं तो कह रहा हूं यहीं तक कैलकुलेशन कर दो, लेकिन ये कैलकुलेशन किस ईयर में हो रही है? तुम्हारे ईयर में।
क्योंकि वो बिकी कब है, तुम्हारे ईयर में। बस स्टेप 1 2 3 खेल खत्म। मैं तो आगे जाएंगे ना, मैं तो सारी चीज 2016 में खत्म कर दूंगा। इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर। ट्रांसफर ईयर कब है, जिस साल मैंने दुकान में जाके रख दी, जिस दिन दुकान बना दी वो ट्रांसफर ईयर होगा, मैंने दुकान को बेच दी वो सेट सेपरेटली एंटिटी मान के। पहले तुम करो फिर मैं कराता हूं, घबराने का नहीं। कराऊं सिंपल। पहले तो ज्वेलरी एसेट है, ज्वेलरी एसेट है या नहीं है, है ना, ज्वेलरी एसेट है। पीरियड ऑफ होल्डिंग बोलो अब, एज पर सेक्शन 242A पीरियड ऑफ होल्डिंग इज इक्वल टू परचेज डेट 1980 से लेकर ट्रांसफर। ट्रांसफर डेट कौन सी होगी, सारे का सारा कैपिटल गेन जब मैंने यहां खत्म करना है, इसके आगे जाना है, तो ट्रांसफर डेट कौन सी होगी 16, क्योंकि सब यही खत्म कर देना है। क्योंकि 16 के बाद तो पबजी के पास चली गई ना भाई, कैपिटल गेन कह रहा है 16 के बाद मेरे से लेना देना नहीं है, मैं तो यही खत्म कर दूंगा। सबसे खतरनाक बात इस क्वेश्चन में 2016 सेल प्राइस, दूसरी खतरनाक बात बोलो, जब 16 पे खत्म करना है तो 2016 में प्राइस कितनी थी, तो 9 लाख माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ज्वेलरी अगर 2001 से पहले की है तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं, कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज हायर। कॉस्ट कितनी है 1 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001 कितनी है 1,80,000। क्या ज्यादा है तो दो, हाँ कर तो रहे हैं वही। अगर 2001 से पहले के तो कॉस्ट ऑफ विच एवर इज हायर लगता है ना, क्योंकि इंडेक्सेशन की शुरुआत कहां से हुई थी 2001 से। 1,80,000 इंटू इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर 2016 का क्या इंडेक्स है, फरवरी 16 नहीं 15/16, 15/16 का इंडेक्स बोलो 284 54 डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर। अब परचेज ईयर 2001 से पहले का होता है तो साड़ी केवल मैच की ईयर 100 करना पड़ता है। कितना आ गया, हाँ क्वेश्चन में अपने साल का याद रखना है और 2001 का याद रखना है। 4,5 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया 4,4 बस हो गया कैपिटल गेन खत्म। तो मुश्किल तो कुछ भी नहीं, इजी क्यों है, क्योंकि मुझे ये बस ये पता होना चाहिए कहां तक की कैलकुलेशन करनी है। वो अगर लैंड और बिल्डिंग होती है, अदर देन लैंड, वो बनाया था ना डायग्राम एसआर के,
खत्म कैपिटल गेन। अच्छा अगर मैं तुमसे पूछ लो पीजीपी बता दे भाई, तो पीजीपी तो बहुत सिंपल है। पीजीपी कह रहा है, नहीं पीजीपी नहीं, अकाउंट्स की तरह पीजीपी क्या होता है, सेल्स माइनस, भाई तुम पीएनएल बनाओगे तो क्या लिखोगे, सेल माइनस ओपनिंग स्टॉक, यही तो है दो चीजें। बताओ कितने की बेची तुमने अपने ईयर में, यहाँ पे 13 लाख की बेच दी। इसका ओपनिंग स्टॉक कितना था जब 2016 में आया था ये सेट, 9 लाख। तो मेरा पीजीपी का प्रॉफिट कितना हो गया, खत्म बात, पीजीपी खत्म, खत्म भाई पीजीपी। मैं कह रहा हूं यहां आपके लिए फिलहाल पीजीपी खत्म, समझ आ गई ना बात। भाई कोई तुमसे पूछ ले कैपिटल गेन, तो तूने बता दिया भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 44,000 है ना, 4,42,800। पीजीपी की इनकम बता दे, अरे तो पीजीपी में करना क्या है, तुम बताओ सेल कितनी हुई 13, और क्योंकि ये 2016 में ये एसेट जो 2016 में खरीदी अब ये बिक रही है अपने मेरे ईयर में, तो मुझे क्या दिक्कत है। जब 2016 में मैंने अपने दुकान पे ये लेके आऊंगा तो 2016 में मैंने इसे क्या बनाया होगा, ओपनिंग स्टॉक, यानी कहां 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 पड़ी होगी ये, बैलेंस शीट में, स्टॉक में। तो वो स्टॉक में से उठा ली मैंने, क्योंकि वो मेरी स्टॉक बन गई ना, तो स्टॉक तब से मेरा स्टॉक चला आ रहा है, बैलेंस शीट कह रहा सॉरी पीएम में पड़ा होगा स्टॉक, स्टॉक है ना, हाँ। तो क्या लिखा होगा, स्टॉक कितना आया 9 लाख, बेची कितने में 13 लाख। तो पीजीपी कह रहा है भाई मेरी इनकम 4 लाख और तेरी इनकम 4,42,000। अब ताई कह रही देखो दोनों भाइयों का फैसला हो गया, भाई पीजीपी तेरी कमाई इतनी, और भाई कैपिटल गेन तेरी कमाई इतनी, अब दोनों लड़ो मत। अगर किसी भी एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया जाता है तो सॉल्यूशन ऐसे निकाला जाएगा। होगा क्वेश्चन सॉल्व, यही क्वेश्चन आने छोटे छोटे। अच्छा टाई कह रही है इसका रिवर्स मारूं तो, रिवर्स मारूं मतलब पूरी दादा, रिवर्स बोले तो अब मैंने इसको क्या कर दिया, इस बार मेरी बिजनेस की एसेट थी, क्या थी, अब स्टॉक पड़ा था मेरे पास है ना, बिकी नहीं रहा। मान लो एक ज्वेलर कह रहा है भाई मेरे पास ज्वेलरी पड़ी है, या बिल्डर कह रहा है मेरे पास घर पड़ा है, तो ज्वेलर कह रहा है भाई ज्वेलरी बिकी नहीं रही, भाई बिकी नहीं रही। उसके पता नहीं मन में क्या आई, उस ज्वेलरी को अपने बिजनेस के स्टॉक से ले जाके वो कहाँ ले गया, घर ले गया। कह रहा ससुरी ना बिक रही मैं ही ले जाता हूँ इसे। अब दुकान की जगह कहाँ ले आया वो, घर पे लिया। सेम बात, ये ज्वेलरी उसने खरीदी थी 2003 में एज अ स्टॉक, 2003 का स्टॉक फॉर एग्जाम्पल है ना, वो घर ले आया, पर्सनल यूज पे ले आया, मतलब 2016 में कहाँ ले आया, घर में ला के रख लिया, और फिर ये तुम्हारे ईयर में क्या किया उसने, सेल कर दिया। अब नहीं पहचान पा रहे, इसका मतलब यानी ये हिस्सा किसका हो गया और ये हिस्सा किसका हो गया, इसमें क्या बुराई है भाई, कैलकुलेशन ऐसे कर लो भाई, है कि नहीं बात। अब मान लो ये ज्वेलरी खरीदी थी इसने कितने की, मान लो 1 लाख की, मतलब स्टॉक 1 लाख का, जब ये घर पे ले गया तो घर पे जाके इसकी वैल्यू हो गई 15 लाख। अब कोई तुमसे कहने लगे ए पुष्पा पीजीपी कितना हुआ, तो क्या बोलोगे, सेल प्राइस कितनी 15 लाख माइनस ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया 1 लाख, पीजीपी की इनकम कितनी होगी 14 लाख। ये बात तो आसान है। अब कोई तुमसे पूछ ले भाई अब बता कैपिटल गेन बता, तो कैपिटल गेन नहीं बता सकते। अब बता पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लूंगा, ये तुम्हारा ईयर हो गया, तो पहले लूंगा ज्वेलरी एसेट होती है, पीरियड ऑफ होल्डिंग 2016 से मेरा ईयर है ना, तो क्या हो गया लटका होगी नहीं, 3 साल बाद बड़ी होती है ज्वेलरी, लटका हो गई। लटका होने के बाद बताओ सेल प्राइस, मान लो ये मैंने बेच दी 20 लाख की, तो कितने की बेची 20 लाख की। अब यहां लक्ष्मण रेखा खींच दो ना, कैपिटल गेन पूछ रहा है भाई मेरी कैलकुलेशन कर, अब वो कह रहा है बता कोवा कितनी, अब
बस कंफ्यूजन कुआं में होगी बच्चे को, जो कंफ्यूज होने वाली बात भी नहीं है। 1 लाख या 15 लाख? अरे 1 लाख तो पीजीबीपी की कुआ है ना भाई, तुझे इससे क्या मिलना देना? तू कैपिटल गेन की कुआ कितनी है तेरी? 15 लाख इंटू इंडेक्स ऑफ सेल ईयर, जो मेरे ईयर का इंडेक्स है कितना? हाँ कितना? 3। हाँ मेरे ईयर का। ए बाबू यहां बेची है मैंने अपने ईयर में 3 डिवाइड बाय इंडेक्स किसका लूंगा? 2003 का? नहीं पुष्पा, मान लो ये जुलाई 16 है, तो जुलाई 16 क्या हुआ? 16-17 264, खत्म कहानी। जुलाई 16 किस में आएगी? हाँ और क्या, और फरवरी 16, फर्क है ना दोनों में, समझ गए बात? हाँ अप्रैल के बाद है तो वैसे, उससे पहले तो पीछे से। कितना आ गया? 1977। कैपिटल गेन कितना आ गया लॉन्ग टर्म? बस खत्म बात। अब ये वाली बात यहां लिख दी कि अगर मैं किसी भी एसेट को, अगर मैं किसी भी स्टॉक को अपने पर्सनल एसेट में कन्वर्ट कर देता हूं, तो इसका सेक्शन पीजीबीपी के अंदर बनाया गया, पर मैं पढ़ाता कैपिटल गेन में हूं। अब मैं कैपिटल गेन में नहीं, अब मैं पीजीबी हेड में नहीं पढ़ाऊंगा, ये सेक्शन वहां गायब है, इसको यहीं पढ़ना है साथ में। कभी तुम बोलो आईसीआई किताब में तो लिखा है, आपकी किताब में नहीं लिखा। अरे आईसीआई किताब में पीजीबी में लिखा है, मैंने कहा पढ़ा दिया कैपिटल गेन में, तो क्या पीजीबी में क्यों पढ़ाऊंगा? फिर कैपिटल गेन में पढ़ाऊंगा ना साथ में, तो मिक्स करके पढ़ो, है ना। ये लिख के रिवर्स कर दिया इस बार मैंने। तो अगर स्टॉक को कैपिटल गेन में बदला जाता है तो सेक्शन 28 सबसेक्शन, है ना, 6A, और अगर कैपिटल एसेट को स्टॉक में बदला जाता है तो सेक्शन 45(2). 45(2) कहता है बप्पी लहरी ने अपनी पर्सनल एसेट स्टॉक में बदल दी। और ये क्या बोलता है कि स्टॉक वाली एसेट को अपने कैपिटल गेन में बदल दिया। रिवर्स है ये मामला। हाँ हर नहीं हो पाएगा, याद तो करना पड़ेगा भाई। ए भाई फ्लावर नहीं फायर बनने का, ये देखियो क्या कहना, याद तो करने पड़ेंगे। भाई तुम्हें सेक्शन याद करने पड़ेंगे। तो अगर सेक्शन लिखते तो 65 भी आते भाई, पर वहां लिखना जरूरी नहीं है ना। यहाँ तो आईसीआई ने खुद कह रखा है, वहां तो आईसीआई खुद बोलता है कि सेक्शन, हाँ हाँ वही मतलब, अगर भाई क्वेश्चन आया तुमने उसमें 50 सेक्शन पूछ लिए तो तुम्हें 10 याद है तो लिखो 10, ऐसा नहीं बिल्कुल ही मत लिखो। अब भाई सेक्शन 214 242 है तो रोज ही लिख रहे हैं हम, तो ये तो याद हो जाएंगे। इसमें सेक्शन 240 और 242 है फिर, तो ये तो लिख ही देते हैं हम। बप्पी लहरी वाला याद आ गया 45(2) तो लिख दिया। कांजीलाल मेहता का एक एसेट डूबी, उनकी एक एसेट टूटी, 1 एसेट 45(1) है ना। तो ऐसा नहीं कि सेक्शन तुम्हें बिल्कुल ही याद नहीं हो, याद तो हो जाए। कैपिटल हाउस प्रॉपर्टी तो सारे याद कराया तो मैंने, 23(1)A, 23(1)B, 23(1)C, 23(1)C, 23(2)A, 23(2)B, घर जाओ 3 घंटे 16, 23(3), सेक्शन 24। चलो एंड के मत याद रखो, 25A, 25B, और वो क्या कहते हैं को ओनर, चलो वो याद है। अरे तो बेन तो याद है ना, 30 वाली सीरीज के तो याद है। हाँ रेजिडेंशियल स्टेटस के भी याद कराया तुम्हें मैंने, 666, 61A, 66D, 66C। रिवाइज करोगे तो सेक्शन याद आ जाएंगे सारे, जब वो सीधा पूरा एसआर के पूरा याद आएगा। तो अगली बात करते हैं सर, सुनेंगे ध्यान से, है ना। अब सर चलते हैं पार्टनरशिप की तरफ। मतलब कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें कैलकुलेशन करनी आ गई ना, तुम्हें खोपड़ी में की बात ध्यान रखनी है, सेल प्राइस क्या लेना है, कॉस्ट, सेल प्राइस, कॉस्ट, मतलब यार ये बता दो कैपिटल गेन का फॉर्मूला बेचारे का है ही क्या।
सेल प्राइस वो क्वेश्चन में दियोगे माइनस कोआ या इकोआ, दो ही चीजें करनी है। सबसे छोटा हाउस प्रॉपर्टी से भी छोटा फॉर्मेट है, सेल प्राइस माइनस इकोआ या इकोई, बस 2 लाइन का फॉर्मेट है, पर सेक्शन ज्यादा है, तो एक एक सेक्शन की बात को हमें ध्यान में रखना पड़ता है, बस इसलिए थोड़ा सा टॉपिक क्या हो जाता है, चैप्टर लंबा हो जाता है। अब बात करते हैं गेम ऑफ थॉर्न्स की तरह गेम ऑफ पार्टनरशिप, लेकिन इसकी ट्रिक मैं तुम्हें याद करा दूंगा, जैसे मैंने तुम्हें ट्रिक याद करा दी, डायग्राम याद आ गया ना अब ये, कि जहां तक कैपिटल गेन की लाइन खींची है वहीं तक कैलकुलेट करूंगा, चाहे मैं घर से दुकान पे जा रहा हूं या दुकान से घर पे जा रहा हूं, है ना। सेम बात हमने कांजीलाल मेहता वाली याद कर ली। अब देखो पार्टनरशिप की भी याद करा देता हूं भाई। बताओ पार्टनरशिप में या तो पार्टनर फर्म के अंदर आएगा या फर्म से जाएगा, दो ही काम तो होंगे बस। तो इसका मतलब अगर वो फर्म में आया तो उसे हमने नाम दे दिया एडमिशन ऑफ पार्टनर, और अगर वो फर्म से गया तो हमने क्या नाम दे दिया, या रिटायरमेंट या डिसोल्यूशन। पूरा बिजनेस बंद होगा तो भी चले गए पार्टनर, मतलब फर्म खत्म हो गई ना तो पार्टनर चले गए। अब देखो सुनो भैया, पहले एडमिशन का देखते हैं। अगर एडमिशन होगा तो बताओ कौन कहां असेट देगा, पार्टनर असेट लेके आएगा, तुम करते हो। पार्टनर ने अपनी घर से लाई हुई असेट फर्म को समर्पित कर दी। बेचने वाला कौन, खरीदार कौन, तो इसका मतलब कैपिटल गेन किसके लिए आता है, बेचने वाले के लिए, खरीदने वाले के लिए। नशेड़ी कह रहा है खरीदने वाले के लिए कैपिटल गेन आता है, वो जेब से पैसा भी दे दे और टैक्स भी दे दे। देखो भाई किसी दिन तुम आओ, पुराने बच्चे नए बच्चे फाउंडेशन के इतने बच्चे, और मैं लटका मिलूं तो मेरी जेब से चिट्ठी निकाल लेना, ठीक है। उसमें नाम लिखा होगा, जैसे एक तो इसका होगा, एक आध किसी वाला कॉल लिखा होगा कि एटसेट्रा लिख के नहीं जाऊंगा, तुम ऐड मत करना। कह रहा भाग्य में ऐड कर दो, नहीं भाई, कि मेरी आसक्त के कारण ये बच्चे हैं। कैपिटल गेन किसके लिए होता है, बेचने वाले के लिए, खरीदने वाले के लिए, बेचने वाले के लिए, क्योंकि बेचने वाला बेचकर पैसा कमाएगा तो टैक्स देगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहां पर कैपिटल गेन किसके लिए निकलेगा, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर पार्टनर। समझ गए, समझ गए। इसलिए तुम्हारे छोटे छोटे ये तुम्हारे एसआर के बनवाता हूं मैं, ताकि रिवीजन के टाइम पे तुम लॉ मत पढ़ना, सेक्शन की थ्योरी मत पढ़ना, क्या पढ़ देना, बस ये एसआर के पढ़ लेना। बस तुम्हें वर्किंग नोट में अपनी भाषा में लिख के आना है कि मैं ये ऐसा इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं, और विद सेक्शन लिख के आओगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। पार्टनर के लिए निकलेगा नहीं निकलेगा। अब मुझे बताओ अगर पार्टनर के लिए कैपिटल गेन निकलेगा, झगड़ा पता है क्या हुआ, सेल कंसिडरेशन कितना लें। अब तुम कहोगे सर सेल कंसिडरेशन, यहां पे दो बातें आई, एक जितने की एसेट थी, जितने की फाइव मार्केट वैल्यू की एसेट लेके आया वो, और एक बात जितना फर्म ने रिकॉर्ड किया, बुक वैल्यू रिकॉर्डेड बाय द फर्म। हिंट मैंने तुम्हें दे दिया, दो में से एक का चुनाव करना है, ताई ने किसे चुना होगा, बोलो। फर्म ने जब असेट बेची, पार्टनर ने जब असेट ट्रांसफर करी फर्म को, तो पार्टनर ने ज्ञान किया कि भाई मैंने बेची है तो कैपिटल गेन मैं ही दूंगा। तो जब वो कैपिटल गेन निकाल रहा था तो उसने पीरियड ऑफ होल्डिंग भी निकाल लिया, परचेज डेट से लेकर फर्म की डेट को जब मैंने फर्म को बेचा, ठीक है। लटका सटका भी उनने निकाल लिया, मान लो ज्वेलरी दी फॉर एग्जांपल, ज्वेलरी का ही बिजनेसमैन था बेचारा वो, तब वो उन्होंने सेल प्राइस निकाला, तो सेल प्राइस के बाद जब कैपिटल कोआ की वो भी सिंपल हो गई, इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर टू द फर्म डिवाइड बाय परचेज ईयर। जब सेल प्राइस निकाला तो वहां झगड़ा हो गया, दो प्राइस निकल के आई, एक मार्केट वैल्यू और एक बुक वैल्यू ना, नहीं हायर लोअर कुछ नहीं करना। तो ताई ने बोला मार्केट वैल्यू नहीं लूंगी, बुक वैल्यू लूंगी, उन्होंने हायर लोअर कुछ नहीं किया। सेल कंसिडरेशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू, खेल खत्म, नो हायर नो लोअर। बताओ क्यों, तुम तो असेट दे रहे हो 10 लाख की, जानबूझ के वो कितने की रिकॉर्ड कर रहे हैं, 11 लाख की, ताकि बैलेंस शीट स्ट्रांग हो जाए, ताकि डेप्रिसिएशन ज्यादा मिल जाए। भाई मान लो मैं अपनी फर्म में एसेट लेके जा रहा हूं, तो ताई को इससे क्या मतलब कि मैं 10 लाख की एसेट, भाई मान लो मैं तुम्हें अपना मोबाइल बेच रहा हूं,
अब मान लो मैंने खरीदा मान लो 50,000 का लेट से, अब मैं तुम्हें 55 का बेच रहा हूँ, तो ताई को इससे क्या मतलब है? हमारे आपस की डील है, बेच रहा हूँ 55 का, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो डेप्रिसिएशन कर, कम कर, ये कम कर, नहीं बेच रहा। या मैं इसे तुम्हें 500 रुपये का बेच रहा हूँ, तो ताई को इससे क्या मतलब है कि जिसकी मार्केट वैल्यू आज 20,000 चल रही है तो 500 क्यों बेच रहा है? तो मैंने अपनी फर्म को असेट बेचनी है, तो मैं असेट बेच रहा हूँ जिसकी मार्केट वैल्यू चल रही है 10 लाख, लेकिन मैं कितने की बेच रहा हूँ? 11 लाख की। तुम्हें इससे क्या लेना देना? तो बताओ, लोग मार्केट वैल्यू से ज्यादा की बेच देते होंगे, कम की? ज्यादा की, ताकि क्या होगा? बैलेंस शीट भी स्ट्रांग होगी, डेप्रिसिएशन भी ज्यादा मिलेगा, है ना, और प्रॉफिट भी क्या आएगा? इनकम टैक्स में कम आएगा। डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा तो प्रॉफिट कम आएगा, प्रॉफिट कम आएगा, टैक्स कम जाएगा। तो तय करिए, होशियारी मत दिखा मुझे, मैं लिख ही देती हूँ, विच एवर हाई लोअर ने मैं लिख देती हूँ। अगर एक पार्टनर फर्म को असेट देगा तो बुक वैल्यू बनेगी सेल प्राइस, बात खत्म। आज तक कोई फर्म ऐसी हुई नहीं जिसने बुक वैल्यू कम दिखाई हो फेयर मार्केट वैल्यू से। कुछ सोचो, जैसे असेट की वैल्यू कितनी चल रही है 10 लाख, तुम अपनी बुक में रिकॉर्ड कर रहे हो 9 लाख की, नहीं तुम कम ही रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो? एक तो बैलेंस शीट वीक कर रहे हो और डेप्रिसिएशन का भी मजा नहीं ले रहे, है कि नहीं बात? अगर वो डेप्रिशिएबल एसेट है तो, है ना, या फिर अगर वो फिक्स एसेट, अगर वो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट भी है, जैसे क्या हो गया, कोई पार्टनर अपनी बिल्डिंग दे रहा है, ओ जमीन दे रहा है ना, तो तुम उसकी वैल्यू कम क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो? बैलेंस शीट वीक नहीं होगी, और जब बेचने जाओगे तो लोग कहेंगे नहीं। तो ताई ने कहा मुझे पता है एफएमवी कोई ना लिखेगा, सब बुक वैल्यू लिखेंगे, इसलिए बुक वैल्यू लिख दी। समझ की बात? बोलो भाई, ये बात ताई ने लिख दी सेक्शन 45(3). अब अगली बात पे आते हैं, किस पे सर? डिसोल्यूशन। इसका उल्टा करते हैं सर, इस बार डिसोल्यूशन हुआ तो अच्छा बताओ कौन किसे एसेट देगा? इस बार फर्म डिसोल्यूशन के टाइम पर पार्टनर को दे रही है, तो इस बार सेलर कौन? तो कैलकुलेशन कैपिटल गेन किसके लिए आएगा? अब मसला फिर वही, सेल कंसिडरेशन कितना, बुक वैल्यू या फेयर मार्केट वैल्यू? क्या लगता है तुम्हारे हिसाब से? क्यों बुक वैल्यू क्यों नहीं? इसका तो और भी आसान लॉजिक है। अरे नालायकों, किसी किसी एसेट की बुक वैल्यू तो जीरो ही होगी डेप्रिशिएट लगा लगा के, लेकिन मार्केट में तो फिर भी कुछ कीमत की बिकी जाएगी, कबाड़ में बिक जाए चाहे, तो स्क्रैप वैल्यू तो लोगे, है कि नहीं बात? अब मान लो भाई ये पंखा पुराना हो गया और 10 साल से चल रहा है, यहाँ घूम रहा 10 साल से, तो इसकी वैल्यू तुमने बुक में जीरो नहीं कर दी होगी डेप्रिशिएट लगा लगा के, है ना? अब ये खरीदा मान लो 5,000 का, अब यार जीरो हो गया, अब ये बताओ चल तो रहा है, इसे कबाड़ में बेचू कबाड़ी को, तो लोहे के भाव भी लेगा तो कम से कम 300 400 500 रुपए तो देगा। तो ताई को पता है ये बात कि एक पंखा, एक असेट या एक कोई भी चीज असेट जो होती है वो फर्म के अंदर क्या हो रही है? जीरो होती जा रही है। लेकिन जब मैं कबाड़ी को भी दूंगा तो कबाड़ी उसकी वैल्यू जीरो थोड़ी देगा, फिर तो तुम उसे कहीं दान दे दो ना, कबाड़ में भी स्क्रैप में भी क्यों बेच रहे हो? तुम बेच रहे हो तो कुछ तो वैल्यू आएगी। तो ताई ने मजे ले ली, ताई ने कहा मार्केट वैल्यू लूंगी अब सेल प्राइस, तो सेल प्राइस इज इक्वल टू फेयर मार्केट वैल्यू। ये बात लिख दी ताई ने 45(4) में। अब देखो इस सेक्शन को याद कैसे करेंगे, बहुत बढ़िया सेक्शन। बताओ, पहले एडमिशन होता है, पहले डिसोल्यूशन होता है? एडमिशन होता है तो हमेशा अपने अकाउंट्स के क्वेश्चन में कितने पैटर्न होते हैं? 2-3 तो होते ही हैं क्वेश्चन में, अकाउंट्स के 2-3 तो होती हैं। तो पहले एडमिशन, इसलिए 45(3), उसके बाद डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन का अगला सेक्शन क्या बना? यानी सीक्वेंस में सेक्शन है। एडमिशन में 45(3), क्योंकि 3 ही पार्टनर होते हैं, राम श्याम घनश्याम, ABC, है ना, राइट, हीना मीना डीका, जय वीरू बसंती, अमर अकबर एंथनी, ये मिलते हैं 3 पार्टनर अकाउंट से क्वेश्चन में, है ना। तो 45(3) एडमिशन, 45(4) डिसोल्यूशन, ठीक है। अब एक केस लॉ आया जिसका नाम था AK नेक एंड एसोसिएट्स।
इसने बड़ी खतरनाक बात बोली। इसने बोला कि मैंने फर्म का डिसोल्यूशन नहीं किया, मैंने अपने पार्टनर का रिटायरमेंट किया। क्या किया? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में फिर से क्या हुआ? असेट फर्म से कहां गई? पार्टनर के पास गई, लेकिन उसने बोला इस पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो ताई ने बोला क्यों नहीं लगेगा? उसने बोला देखो ना, देखो ना, गाना गाते हुए देखो ना। ताई ने कहा भाई बता ना। उसने कहा देखो ताई 45(4) अगर कोई भी फर्म अपने पार्टनर को असेट देती है, अपने पार्टनर को असेट डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिसोल्यूशन पे करती है, डिसोल्यूशन पे करती है, तभी कैपिटल गेन आएगा। तो ही कैपिटल गेन आएगा। फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे माइनस कॉस्ट या इकोवा कर देंगे। है कि नहीं बात? F2P जाएगा तो क्या होगा? फेयर मार्केट वैल्यू होगा ना। तभी होगा जब ये F2P मेरा टैक्सेबल होगा। F2P मेरा टैक्सेबल होगा अगर डिसोल्यूशन होगा। डिसोल्यूशन नहीं हो रहा था, रिटायरमेंट हो रहा, रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट पे ना लगता 45(4). और रिटायरमेंट का तुमने कोई सेक्शन नहीं बना रखा, क्योंकि कैपिटल गेन में कोई सेक्शन नहीं है, तो फिर कोई कैपिटल गेन नहीं है। करना है। तो ताई ने बोला ओए पूरी बात नहीं पढ़ेगा तू? और सर ने तो हाईलाइट भी कर रखी है बात, हालांकि मुझे हाईलाइट करनी नहीं चाहिए। ये क्या लिखा है? अदरवाइज का मतलब क्या होता है? डिसोल्यूशन और एनी अदर मैनर जहां पर F2P हो जाए। तो एक एक साथ चुपचाप घर चले गए फिर। सॉरी टाइम वेस्ट। हाँ, तो ताई ने बोला भाई जब मैंने लिखा कि एसेट डिस्ट्रीब्यूट होगी डिसोल्यूशन पर और अदरवाइज, तो मैं अदरवाइज क्यों लिख रही हूं? कि डिसोल्यूशन पर फर्म पार्टनर को एसेट नहीं बांट रही, रिटायरमेंट पे भी तो फर्म पार्टनर पे एसेट बांट रही है। तो फिर भाई क्यों हीरो बन रहा है? तो यहां भी तो F2P हो रहा है। अब यहां भी F2P हो रहा है तो क्या होगा? टैक्सेबल। यानी ये टैक्सेबिलिटी की बात निकल के आई एक एन एक से, लेकिन कॉन्सेप्ट 45(4) वाला ही है। क्योंकि 45(4) में क्या लिखा है कि बस F2P होना चाहिए, चाहे डिसोल्यूशन हो अदरवाइज हो। एक और जुगाड़ बहुत आसानी से, भाई कान को ऐसे पकड़ लेना है, बात खत्म, दूसरे को पकड़ने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें पता है F2P है, कहां से कहां तक है? F2P। तो F2P है तो पहले F आया, इसलिए F की इज्जत रखते हुए F से F मैच कर दो। साड़ी के फॉल सा मैच की है। अरे अगर F2F मैच हो रहा है, यानी फर्म पार्टनर को दे रही है, तो F से फर्म, F से FMV। इसका उल्टा कर दो। अगर P2F है तो फिर FMV लेनी क्या लेनी है? रिवर्स लेना है। याद हो जाएगी बात? इसका मतलब मैं तुम्हें कह रहा हूं ये वाला मुद्दा याद रखने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ क्या याद रखो? ये वाला मुद्दा याद रखो। क्या? अगर F2P है तो F से फर्म और F से FMV, बात खत्म। और अगर इसका रिवर्स हो जाता है तो फिर FMV लेनी, क्योंकि रिवर्स होगी बात, तो फिर बुक वैल्यू ले लूंगा। तो इसका मतलब 45(3) का सेक्शन याद रखना है, कॉन्सेप्ट याद नहीं रखना। सिर्फ 45(4) का रिवर्सल ही 45(3) बन जाता है ना। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में F2P हो रहा है, F2P कैसे होगा? तो डिसोल्यूशन पे होगा या फिर रिटायरमेंट पे होगा। F2P है तो क्या होगा? FMV लेने। बोलो भैया। तो ये है हमारे दो प्यार भरे सेक्शन, है ना, 45(3) और 45(4). क्या हो? नशे में हो क्या? आज इतना नशा कैसे कर रखा है तुमने? 3 ही बजे और सब 1 घंटा भी नहीं हुआ अभी। 1 घंटे बजे में नशीला पदार्थ हो रहा है। देखो पूरा 1 घंटा हुआ है, देखो पूरा। 2 घंटे से पहले तो बोला ही मत करो, बस तो बोला ही मत करो। ट्रेन बोला करो तो 2 घंटे से पहले कोई बस नहीं, ट्रेन चला दो सर, खत्म कर दो आज कैपिटल गेन, जान लगा देंगे हम। अरे सीधा 4 बजे छोड़ दूंगा, घबराओ मत, टेंशन मत लो, है ना, हो जाएगा। क्योंकि छोटे छोटे सेक्शन है। अब मेन कॉन्सेप्ट तो कॉस्ट तक ही होता है, कि जब बच्चे के दिमाग में FMV 2001 से पहले शेयर्स तक होता है बस मेन कॉन्सेप्ट। बाकी तो बच्चे छोटे छोटे सेक्शन है बस।
F2P P2F कांजीलाल की मेहता एसेट डिस्ट्रॉय हो गई, नहीं 2 क्लास में तो नहीं, 2-3 क्लास और मान लो, 3-4, हाँ है ना, क्वेश्चन वगैरह भी करेंगे तो। कहाँ चल दी मुन्नी? नहीं रुक जाओ, अभी 4 बजे छोड़ दो, मैं खा पी के जाना। हाँ पता लगा तुमने भिंडी परांठे की महक फैला दी, फिर दूसरों का भी बंद करता है, सर हमें, हम भी खा लें सर, हम भी खा लें। अब सुनो ध्यान से, ओ भाई कड़ी चावल सुनो, अगला कॉन्सेप्ट आता है बहुत ही मजेदार, बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ। भाई एक बेचारा, तुम्हारी दुकान है, तुम्हारा घर, पता कहाँ आड़े आ गया? मेट्रो लाइन के आड़े आ गया, या ट्रेन की रेलवे लाइन के आगे आ गया, नया रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है, या हाईवे के आड़े आ गया, फट जा, तुम लेटे पड़े हो जमीन पे। आज अगर ट्रेन चलेगी, मेट्रो चलेगी, मेरे घर या मेरी दुकान के ऊपर से चलेगी, तुम लेट गए भाई, हाँ मेरी लाश के ऊपर तुम लेट गए, मेरे बाप दादाओं का घर है, ऐसे नहीं, ऐसे कैसे चला दोगे, ऐसे कैसे हाईवे बना दोगे, ऐसे कैसे मेट्रो की लाइन बिछा दोगे, हैं ऐसे कैसे कर दोगे? होंगे तुम अपने आके इंजीनियर, सरकार, हम नहीं झुकेंगे सरकार के आगे, ठीक है? फिर बताओ तुम कहाँ पिघले होंगे? नहीं ट्रेन पास आ गई होगी तो तुम उठ के बैठ गए होंगे, चलो ए भाई क्या कर रहा, चढ़ाएगा क्या? अब तुम कहाँ पिघले होंगे? हाँ अब तुमने बोला होगा सीधा सीधा गडकरी जी आए, गडकरी जी, सीधा गडकरी जी ने बोला देख हाईवे तो बन के रहेगा, हाईवे तो, या मेट्रो तो बिछ के रहेगी, चाहे तू नोएडा में रह रहा हो चाहे ग्रेटर नोएडा में रह रहा हो, मेट्रो लाइन तो बनेगी, कीमत बोल बस, क्या बोल? यहां से हिलकर नई दुकान लगाने की कीमत बोल। हाँ मुझे पता है तेरे बाप दादाओं की दुकान है, तेरी बहुत गुडविल है, लोग तुझे नाम से जानते हैं कि हाँ भाई पसट्टा बाजार चले जाना, जैसे हमारे गाजियाबाद में तुराव नगर, भाई तुरा अट्टा चले जाना, मान ली बात भाई तेरी, अट्टा में मिलेंगे भाई कांजीलाल, कीमत बोल। पता नहीं उसके मन में क्या आई, उसे पता था उसकी दुकान 1 करोड़ की है, उसने बोला 5 करोड़ उसके नीचे मेरी लाश ही गुजरेगी बस। गडकरी जी हमारे बड़े दिल वाले थे, उन्होंने कहा 5 करोड़ ठीक है, दिए, चल उठ ले, अब दिए। अब वो बेचारा कह रहा अब भाई 5 करोड़ पे इतनी आसानी से मान गए, पूरी ज़्यादा, तो बहुत तगड़ी बात हो गई, समझ में आई बात? अब बोल दिए तो बोल दिए। गडकरी के पीछे कौन थी? ताई, ताई झांक के देख रही, मान गया 5 में, आ जाओ साइड हो, मेरे पास आओ, मेट्रो के पास से हट, कहाँ, मेरे पास आओ। हाँ 4 पे नहीं, 1 करोड़ तो उसकी मार्केट वैल्यू थी। तेरे बाप दादा जो थे 1970, 1960, 2001 से पहले के सेट हो गई ना, कितने की खरीदी, वो लगा लेंगे हम 2001 के हिसाब के आसपास करके। उनने बोला दद्दू ने खरीदी थी 1955 में, आज़ादी के बाद, यहाँ पे है कि नहीं बात? मुझे क्या पता था नोएडा जो पहले जंगल हुआ करता था ऐसा हो जाएगा यहाँ। कितनी खरीदी थी? हाँ उनने बोले चल 1000 रुपये में खरीदी थी, चल 10,000 में खरीदी थी। अब तू कितने की बेच मारी तूने? वो कह रहा बेची ना है मैंने, अरे बेची नहीं है, पर तूने अपनी मर्जी से क्या लिया, 5 करोड़ लिए ना, तो 5 करोड़ रुपए सरकार से ले लेना इजिकल टू बेच देना। तो ताई ने बोला फालतू मत बोलियो कि जबरदस्ती छीनी है। मुआवजा, कंपनसेशन, कंपनसेशन क्या बोलते हैं यूपी की भाषा में? मुआवजा। कंपनसेशन रिसीव्ड इजिकल टू सेलिंग प्राइस, और जबरदस्ती दुकान जब्त करने ला इजिकल टू सेल। मैं तो लिख दूंगी लॉ में। अबे तू 5 करोड़, जब तुझे पता तो पहले तो कह रहा मेरी लाश में से गुजर जाना, चढ़ा दो मेरे ऊपर ट्रेन। 5 करोड़ में तू पिघल गया है, 5 करोड़ में तूने सब ईमान धर्म सब बेच दिया अपने बाप दादाओं का है, तो फिर तुझे लगा होगा ना 1 करोड़ की चीज 5 में मिल रही है, चल खोल लें कहीं और दुकान। 4 करोड़ का तो फायदा दिख रहा है, 1 करोड़ की दुकान 5 करोड़ में दे रहे गडकरी जी। तो ताई कह रही हाईवे बनाने का सवाल ना होता ना, मेट्रो बनाने का सवाल ना होता, तो तेरी दुकान को हम झांकते भी ना
कि तू 1 करोड़ में बेच दे चाहे, हम तेरी दुकान 50 लाख में भी ना खरीदते, हीरो बन रहा है, गडकरी जी से बहस कर रहा तू है। अब चुप हो गया बेचारा। ताई बताओ ना क्या करना है? कुछ नहीं करना, कंपनसेशन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ठीक है, बात खत्म हो गई। सेलिंग प्राइस है तो कैपिटल गेन निकाल दे, सेलिंग प्राइस है तो कैपिटल गेन निकाल दे। यानी कि अमाउंट रिसीव्ड एज मुआवजा या अमाउंट रिसीव एज कंपनसेशन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब लोचा पता क्या हुआ? लोचा ये हुआ कि ये दुकान तुम्हारी जब्त हुई थी सेक्टर 52 के पास, जब यहां 52 में मेट्रो बन रही थी, अब तो दौड़ रही है। जब बननी शुरुआत हुई थी, पता लगा बनने की शुरुआत हुई 2020 में, 2020 में बननी शुरू हुई। ठीक है, लेकिन एक बात देखना, क्या मुआवजा जिस साल बिकती है दुकान उसी साल मिल जाता है? कुछ टाइम बाद मिलेगा। हो सकता है कि ये दुकान तुम्हारी जब्त की हो मार्च में, तो कुछ सोचो, मार्च 2020 में तुम्हारी दुकान जब्त कर ली, मुआवजा निर्धारित कर लिया 5 करोड़, तुमने वो खरीदी थी 1 लाख की, 10,000 की, मान लो वो बैटरी तुम्हारी कॉस्टिंग उसकी बैटरी है मान लो 10 लाख, कितनी बैटरी है? तो फॉर एग्जांपल ले रहा हूं, दिल पे मत लेना, भी कैलकुलेटर नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल 10 लाख। अब तुम्हारा प्रॉफिट कितना हो गया? 4 करोड़ 90 लाख, या चलो इसे 1 करोड़ कर देता हूं, कितना कर देता हूं? 1 करोड़। तो ये 5 करोड़ की तुम्हारी दुकान थी, 1 करोड़ की तुमने खरीदी थी, 5 करोड़ की मुआवजा मिल गया, 4 करोड़ का क्या हो गया? 4 करोड़ का प्रॉफिट तुम्हारा किताबों में आ रहा है, पर ताई ने दिया थोड़ी है मुआवजा। अब बताओ 4 करोड़ रुपए 2020 में ले आओगे जमा करने के लिए? मैं खुद को भी बेच दो तो भी 2-4 करोड़ ना मिलने, किडनी बेच दो, चाहे किडनी गुर्दे फेफड़े सब बेच दो तो भी नहीं मिलने 4 करोड़। अब तुम कह रहे हो ये क्या बदतमीजी है? ताई कह रही मतलब ताई, एक तो तुमने जब से मेरी दुकान दिलवा दी गडकरी जी को, फिर उनसे मुआवजा दिलवाए चलो ज्यादा, और मुआवजे का मुझसे टैक्स भी मांग रही हो, और टैक्स भी तुम कह रही हो 4 करोड़ का 20, क्योंकि लॉन्ग टर्म में 20% टैक्स है, कितना? 80 लाख, 80 लाख टैक्स दे दो। घर बेच दो अपना, मतलब अब तो मेरे बाप दादा घर भी ले लो ना ताई, दुकान तो ले ली तुमने, अब क्या ले लो? घर ले लो, है ना? दद्दू जिंदा ले जाओ ताई, घर ले जाओ उन्हें, है ना? सरकारी विभाग में काम करा लो उनसे, नौकर बना लो अपना, दादी को भी ले जाओ। बताओ ये कुछ, मैं ये बताओ 80 लाख कहां से लाऊं अब? तो इस बात ताई के दिल पे लगी, कह तो सही रहा है, भले एक तो बेचारे की दुकान छीन ली जबरदस्ती, चाहे उसे पैसे का लालच देके क्यों ना खरीदा हो, पर दुकान तो छीन ली ना उसके, पुश्तैनी दुकान। दद्दू भी मन नाराज हो रहे हैं, और परदादा जो ऊपर चले गए वो भी ऊपर से देख रहे होंगे, बताओ यार पैसों के चक्कर में दुकान बेच मारी इनने। फिर ताई के दिल पे लगी बात, सही बात है, जिस चीज का पैसा मिला ही नहीं उसकी टैक्सेबिलिटी निकाल दूं अगर, तो ये पैसा लाएगा कहां से? तो ताई की मजबूरी थी ये तीसरा वो सेक्शन बनाया जिसमें ताई ने क्या लिखा, चल रो मत ना, टैक्स कब लूंगी? टैक्स दियो कब? व्हेन यू रिसीव्ड मनी, बस रो मत ना। याद आ गई बात? पहला कौन सा सेक्शन था जब हमने कहा पैसे पे टैक्स दियो? 45 बने कांजीलाल मेहता, दूसरा बप्पी लहरी, और तीसरा ये सेक्शन है 45(5). याद आई? पहली क्लास चेक कर लेना, पहली क्लास में ही मैंने ये 3 सेक्शन लिखवाए हैं, जहां मैंने लिखवाया कि 45(1) क्या बोलता है? 45(1) बोलता है कि टैक्स है ड्यू बेसिस पर, लेकिन 3 सेक्शन ऐसे हैं जो किस बेसिस पर हैं? कैश, यानी टैक्सेबिलिटी उस साल निकालनी है जिस साल कैश मिला। अब बताओ कैश तुम्हें मिला तुम्हारे अपने ईयर में, किस ईयर में? अपने ईयर में। माई प्रीवियस ईयर में मुझे कैश प्राप्त हुआ, ए मुन्ना मुन्नी क्या प्राप्त हुआ? कैश। तो टैक्सेबिलिटी 20 में निकालूंगा या अपने ईयर में निकालूंगा? तो 20 में पैसा ही नहीं है तो जेब से कहां से दे दूं मैं पैसा? ये तो बता दो ना, तुम मुआवजा तो दो मुझे। तो ताई ने बोला चल भाई मैं लिख देती हूं हिंदी में, टैक्सेबिलिटी किस साल होगी? ये ट्रांजैक्शन या ये डील टैक्सेबल होगी कब? जब पैसा बोले तो मुआवजा, जब मुआवजा यानी कंपनसेशन मिलेगा। लो भाई ये रात की बात ताई ने तुम्हें लिख के दे दी।
जिस साल तेरी असेट मेट्रो वाले जब्त करेंगे हम उस साल तुझसे टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन जिस साल तुझे मुआवजा मिलेगा उस साल, बोलो भाई बोलो, उससे उस साल हम तुझसे क्या लेंगे सर, टैक्स लेंगे। होता है, ज्यादा ही मिलते हैं हमेशा, ज्यादा, बहुत ज्यादा मिलते हैं, मार्केट वैल्यू से बहुत ज्यादा, मार्केट से भी ज्यादा मिल जाता है। हाँ सर्कल रेट तो वो होगी बुक वैल्यू, तो वो तो तुम्हारी होगी सरकारी वैल्यू, वो मार्केट वैल्यू, तो उससे भी ज्यादा मिलते हैं। हाँ इसे बोलते हैं कंपलसरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट। जैसे ठाकुर ने कंपलसरी एक्वायर किया था, ये हाथ मुझे दे ठाकुर, नहीं ये हाथ मुझे दे ठाकुर, जबरदस्ती तो छीने थे, तो जबरदस्ती छीनने को क्या बोलते हैं, कंपलसरी एक्विजिशन। तो ऐसी गडकरी जी ने बोल दिया, ऐसी गडकरी जी ने बोल दिया ये दुकान मुझे दे ठाकुर, तो ठाकुर की दुकान देनी पड़ेगी। अब इसमें पता लोचा क्या हुआ, इसमें जो सबसे बड़ी दर्द भरी कहानी है वो अब है। हमने क्या डायलॉग याद किया, टैक्सेबल कब होना है, जब मुआवजा मिलेगा। मुआवजा कितना निर्धारित हुआ, मजे ले ली गडकरी जी ने। गडकरी जी ने तुम्हें पहली किस्त दी मुआवजे के तुम्हारे ईयर में, तुम्हारे प्रीवियस ईयर में गडकरी जी ने बोला ये ले पकड़ 10 लाख, फालतू मत बोल अभी, बाकी दे दूंगा, ब्याज भी दूंगा, चिंता मत कर। तुमने कहा 10 लाख, 10 लाख, अरे 5 करोड़ मुआवजा 10 लाख दे रहे हो। मैंने कहा दे दूंगा ना भाई, 4 करोड़ 90 लाख ले लियो, कुछ दिन बाद आ जियो। कुछ दिन बाद करते करते उन्होंने 1 साल निकाल दिया। तो ताई ने बहुत ही खतरनाक बात लिख रखी है, ताई ने अभी तक अमेंडमेंट नहीं करी, और गलत बात है बिल्कुल। ताई ने पता क्या लिखा है, जब तुम्हें पहली बार मुआवजा मिलेगा, जब तुम्हें पहली बार मुआवजा मिलेगा तो उसे मैं बोलूंगी ओरिजिनल कंपनसेशन। क्या बोलूंगी, जब तुम्हें ओरिजिनल कंपनसेशन मिलेगा, तो मैं हिंदी में लिखवा रहा हूं ये बात, ताई ने लिख दिया जरा सा भी मिलेगा ना, जरा सा भी, तो भी पूरे पे टैक्स लूंगी। यानी जरा सा मिला, जरा सा मिला, स्टिल, स्टिल बोलो भाई, स्टिल फुल्ली टैक्सेबल। तो नोटिस आ जाएंगे फिर तो घर पे, छापा पड़ेगा फिर अजय देवगन का, हाँ कि सरकारी टैक्स है, तुम अपने अपने घर लिए बैठे हो। हाँ वही तो, अब ये गलत बात है। अब ये गलत क्यों है, तुमने मुझे मिले कितने 10 लाख, अब तुम टैक्सेबल कितने कर रही हो 5 लाख, मिले 10 लाख और सॉरी टैक्सेबल कितने कर रही हो 5 करोड़, तो ये तो सरासर जाती है। और उसको नई दुकान भी लेनी है भाई को, उसने भी नई दुकान के लिए पैसे नहीं होंगे उसके पास, एडवांस देने के लिए कहीं नई जगह दुकान खोलेगा भाई, दूसरी मार्केट में खोलेगा। वो कह रहा चल 62 में दुकान चलेगी, ओ अट्टा में चलेगी, 62 में देख लेता हूँ कोई बढ़िया दुकान। कोई तो ऐसी मार्केट देखेगा ना जहां उसके प्रोडक्ट की क्या हो जाए, सेल सही हो जाए, है कि नहीं बात। अब ताई ने कहा भाई जो लिख दिया सो लिख दिया। तो बताओ प्रैक्टिकली क्या होता होगा, प्रैक्टिकली कोई थोड़ा अमाउंट लेता ही नहीं, प्रैक्टिकली आपके पास ऑप्शन होता है, सरकार तुम्हें कहे 5 करोड़ की जगह इस साल ले ले 1 करोड़, अगले साल ले लियो, और 4 करोड़ या 2 करोड़ 3 करोड़, तो यू हैव द राइट टू डिनाई। तुम कहोगे तुम मुझे दोगे कितने 10 लाख, और ताई कितना मांग लेगी, ताई कहेगी 5 करोड़ माइनस 1 करोड़ की तेरी को 4 करोड़ पे 80 लाख दे। अरे तुमने मुझे दिए 10 लाख और तुमने टैक्स कितना निकाला था 80 लाख, तो 10 लाख तुम मुझे दे रहे हो, ताई तुम मुझसे 80 लाख का क्या मांग लेगी टैक्स, क्योंकि उस ताई ने क्या लिख दिया, जरा सा भी मिला तो भी 5 करोड़ टैक्सेबल करूंगी, मैं ले ही ना रहा। हाँ तो तुम कह दोगे रख ले भाई, मैं कर लूंगा अपना हिसाब किताब, गडकरी जी रख लो। गडकरी जी कहना फिर कब लेगा, तुमने बोले जब तक मुझे कम से कम 1.5 करोड़ 2 करोड़ का इकट्ठा मुआवजा नहीं मिलेगा ना, तब तक मुआवजा पकड़ूंगा नहीं। अरे कम से कम इतना तो दे दो कि ताई मुझसे अगर पूरे पे टैक्स मांग ले तो क्या होगा, कम से कम 80 लाख तो हो मेरे पास टैक्स देने के लिए, ये थोड़ी कि दे 10 लाख रहे हो। तो गडकरी जी 10 लाख दे रहे हैं, ताई कितना मांग रही है 80 लाख, क्योंकि गडकरी जी आप तो 10 लाख दे रहे हो, ताई ने लिख रखा है जरा सा मिला फुल्ली टैक्सेबल, जरा सा मिला फुल्ली टैक्सेबल, जरा सा मिला फुल्ली टैक्सेबल। ये क्या बात हुई भाई,
तो यू हैव द प्रैक्टिकली यू हैव द राइट टू डिनाई द अमाउंट, बाद में ले लेना। बहुत बहुत साल लग जाते हैं। अच्छा सुनो ध्यान से, अब यहाँ चलो मान लो यहाँ कितने मिले, यहाँ तुम्हारे ईयर में कितने मिल गए, थोड़ा अमाउंट बढ़ाया था तो समझ में आ जाएगा। यहाँ मिल गए मुझे 1 CR, कितने मिल गए 1 CR, ठीक है। अब अगला साल आया, क्योंकि अकेला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें तुम्हारे ईयर के साथ साथ आने वाले साल की भी कैलकुलेशन पूछ लेगा, है ना, लेकिन कैलकुलेशन हो जाएगी, देखना मजेदार बात। अगर 2 साल बाद मान लो ये तुम्हें मिला तुम्हारे ईयर में, मान लो 2023 में मिला, कब मिला, बाकी बचा हुआ, तो जब बाकी बचे हुए 4 करोड़ 2025 में मिलेंगे तो क्या 2025 में टैक्सेबल होंगे? अरे वो हो तो गए यहाँ टैक्सेबल। तुम्हारे ईयर में तुम्हें 1 करोड़ मिले, स्टिल कितने टैक्सेबल, स्टिल 5 CR टैक्सेबल, हाँ टैक्स दे दिया। अब मुझे मिले 1 करोड़ और ताई तुमने टैक्स कितने पे ले लिया 5 करोड़ रुपए। अब जो बैलेंस 4 करोड़ मुझे मिलेंगे 2025 में, उस पर थोड़ी दूंगा टैक्स में, अरे तो कर तो दिए टैक्स, बताइए, बताने वाली बात तो नहीं है ना। इफ वंस द टोटल अमाउंट इज टैक्सेबल देन रिमेनिंग अमाउंट इज अनटैक्स, क्योंकि यू ऑलरेडी पेड द टैक्स। अब भाई किसी ने तुम्हें एक बात बता दी, है ना, तुम्हारे कान में बोल दिया तू भाई पागल निकला, तुम कह रहे हो फालतू मत बोल, करोड़पति आदमी हूं मैं आज, होशियार बहुत तमीज से बात कर करोड़पति आदमी से। वो कह रहा भाई फालतू मत बोल, गोली चल जाएगी, बंदूक भी रखता हूं मैं अपने पास। और अरे भैया सॉरी भैया सॉरी, अरे मतलब सर आपने एक थोड़ी सी गलती कर दी, गोली मत चलाना सर, हाँ आपने एक थोड़ी सी गलती कर दी। क्या गलती कर दी मैंने, पता है नितिन गडकरी ने 5 करोड़ कहती तुम्हें क्यों दे दिए, क्योंकि 5 करोड़ से ज्यादा मिलता तुम्हें, 5 करोड़ से ज्यादा मिलता, सही बता रहा हूँ बात में, तुम्हारी खोपड़ी घूम गई, क्योंकि आदमी को जितना मिले उतना कम है। इंसान मतलब लालची, तुम कह रहे हो अरे अरे ये तो ऐसे खिलौने की तरह ले रखी है यार, करोड़पति आदमी के ऊपर थोड़ा सा डर रहता है ना लूट पाट का, तो इसलिए सेफ्टी के लिए रखी है, ऐसे कोई थोड़ी गोली चला देंगे खा लिए। नहीं तो तू बता कि पैसे क्यों मिलने चाहिए ज़्यादा। अब ये बताओ अगर 5 करोड़ उससे कम लगते या ज़्यादा लगते तो बार्गेनिंग नहीं करता। अच्छा 1 करोड़ की दुकान है तेरी, 5 करोड़ मांग रहा है। गडकरी जी के दिमाग में ज़्यादा वैल्यू थी, क्योंकि मेट्रो ज़्यादा जरूरी है, तुम्हारी दुकान इतनी जरूरी नहीं है। वो तो इत्तेफाक तुम्हारी दुकान बीच में आ गई, प्रोजेक्ट थोड़े रुक जाएंगे मेट्रो के। अरे मेट्रो का प्रोजेक्ट 1500 करोड़ का, 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये, 2000 में से क्या ही निकलता है, बूंद के बराबर है 5 करोड़, 2000 करोड़। अरे 2000 रुपये में से कोई तुमसे 5 रुपये मांग ले तो तुम्हारे लिए क्या है 5 रुपये। अब समझ लो 2000 में से तुमने 2000 रुपये में से कितने मांगे 5 रुपये। अरे 5 रुपये तो कंजा गना लेती है आजकल, भिखारी भी ना ले रहा आजकल, है कि नहीं बात। 5 रुपये क्या आ रही है, चॉकलेट इतनी सी आ रही है, 2 दाने आ रहे हैं। तुमने कहा यार भाई ये तो तू सही कह रहा है यार, कम मांगे। अरे कम नहीं, बहुत कम मांगे तुमने कहा भाई बताना अब क्या करूं यार, अब तो होगी बात, तो डील होगी यार, अब तो ताई भाई ने ये सब हिसाब किताब भी लिख दिया, जरा मिला पूरा टैक्सेबल ये वो। तुमने कहा भाई कसम भाई तू कुछ बता दे जुगाड़, जितना भी एक्स्ट्रा मिलेगा ना 10% तेरा। मान लिया अगर तूने मुझे 1 करोड़ दिलवाया, 10 लाख दे दूंगा तेरे को, चल 20 तेरा 20। तो जो तुम्हें सलाह दे रहा था ना, उसने कहा एक तरीका और है ज़्यादा पैसे लेने का। मतलब भाई बताना, देख थोड़े से पैसे खर्च जरूर होंगे लेकिन उम्मीद पूरी है। कितने पैसे खर्च होंगे, अरे 1.5-2 लाख रुपए। अरे भाई 1.5-2 लाख रुपए दे के अगर कोई 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं तो क्या बुरा है, मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तुमने कभी मेरी जिम्मेदारी, मैं तो बता सलाह दे रहा हूँ। तुमने उसे बोल दिया भाई अगर नहीं मिले तो खर्चा मेरा, और मिले तो 20-25% तेरा। मैंने कहा भाई कोर्ट में करते हैं केस, क्या करते हैं, और कोर्ट में केस करके बोलते हैं कि अगल बगल की दुकानों की वैल्यूएशन गडकरी जी ने इनसे ज़्यादा लगाई है। यानी मेरे पड़ोस की दुकान जो जस्ट मेरे पड़ोस अगल बगल में है, जब उनकी दुकान को एक्विजिशन किया गया तो किसी को 5.5 करोड़ दिए गए, किसी को 6 करोड़ दिए गए, मुझे कम क्यों दिए, बल्कि मुझे ज़्यादा मिलने। ये थोड़ी है कि पिलर आ रहा है तो मेरी कीमत कम हो गई, लेकिन मेट्रो की लाइन जा रही है ऊपर से तो उसकी ऐसा थोड़ी होता है भाई, एरिया तो एरिया होता है, मुझे कम मिले। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई। पता लगा केस तुम जीत गए,
और तुम्हें कोर्ट ने मुआवजा दिया 1 करोड़, कितने का? सही कह रहे हो, गड़गड़ी गलत बात है। उसने अपने मुंह से बोल दिया थोड़ी कि गलत वैल्यूएशन पे दे दोगे। पड़ोसी की वैल्यूएशन कितनी करी? 6 करोड़। अब इसने मुंह से बोल दिया तो अच्छा कम क्यों दे रहे हो? गलत बात है भाई। पूरे तुम पड़ोसी पड़ोसी में तुम झगड़े करवा रहे हो। अब तुम तो जीत गए, तुमने मुझे कमीशन दे दिया वो बात अलग है, लेकिन ताई कह रही है ओबे भाई तू तो बहुत खुशहाल आदमी निकला, तू तो कोर्ट तक चला गया। तुमने कहता है क्या करें, अब तो दुकान है अपनी। ताई कह रहा 5 करोड़ से पेट नहीं भरना तेरा, है ना? अरे ताई, अब तो ताई पड़ोसी का 6 करोड़ में पेट भरेगा तो मैं 5 करोड़ में क्यों भरवाऊंगा पेट अपना? अब ताई ने बोला देख भाई फर्क इतना है, सेलिंग प्राइस 5 करोड़ था तेरा, अब सेलिंग प्राइस कितना हो गया? इसे मैं नाम दूंगी एक्स्ट्रा सेलिंग प्राइस, एडिशनल सेलिंग प्राइस। तो ताई ने इस प्यार को क्या नाम दिया? एडिशनल कंपनसेशन। क्या नाम दिया? अब उसने कहा ताई मैं बता रहा हूं तुम क्या करोगे। ताई मैंने पता तुम क्या लिखोगी? एडिशनल कंपनसेशन डिसाइड कितना हुआ? 1 करोड़। मुझे गडकरी जी देंगे कितने? मान लो 20 लाख 25 लाख। और तुम क्या कर दो कि जरा सा मिला पूरा टैक्सेबल। तुम पहली फैल गए, तुम लेट गए जमीन पे। ताई मैं ये नहीं मानूंगा जरा सा मिला पूरा टैक्सेबल, जेब से थोड़ी लूंगा। तो ताई ने एक अच्छी बात यहां कर दी। ताई ने कहा देख ओरिजिनल कंपनसेशन तो जरा सा मिला पूरा टैक्सेबल, बोलो जरा सा मिला पूरा। एडिशनल कंपनसेशन में जितना मिलेगा उतना ही टैक्सेबल, जितना मिला उतना ही टैक्सेबल। मतलब तुझे 1 करोड़ की जगह मिलेंगे 20, तो 2025 में सिर्फ 1 करोड़ में से 20 ही टैक्सेबल करूंगी। फिर तेरे इसमें से मिलेंगे 1 करोड़ में से मिले तेरे 50 लाख 2027 में, तो 2027 में कितने ले लियो? 50 लाख पे टैक्स दे दियो। यानी जैसे जैसे मिलता रहेगा वैसे वैसे बोलो टैक्सेबल। हाँ एज्यूम करा है मैंने, फिक्स नहीं है। हाँ मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिनल कंपनसेशन जितना मिला उतना टैक्सेबल, एडिशनल कंपनसेशन जितना मिला उतना ही टैक्सेबल, जितना मिला उतना। खतरनाक वर्ड क्या है? उतना ही। डिफरेंस समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में पहचान लोगे? ओरिजिनल क्वेश्चन में ऐसे लिखा मिलेगा ओरिजिनल और एडिशनल। हाँ अभी रुक जाओ। तीसरा पड़ाव, आखिरी लेवल, इसे बोलते हैं इंटरिम ऑर्डर। क्या बोलते हैं? इंटरिम ऑर्डर। इंटरिम ऑर्डर ये होता है कि जब तुम कोर्ट में जाते हो तो तुम साथ साथ ये तो बोलते हो कि मेरे को एडिशनल कंपनसेशन मिलना चाहिए, पर तुम साथ साथ गडकरी जी पे इल्जाम लगा देते हो। क्या? कि पैसा तो मुआवजा तो कर देते हैं पूरा, लेकिन देते नहीं है टाइम पे। मुझे दुकान खरीदनी है अट्टा में, तो तुम मुझे पैसे दोगे तभी तो खरीदूंगा। अब ये थोड़ी कि भाई तुझे मिल जाएंगे 5 करोड़ दे रहे हो तुम 2050 में, तो मेरे बच्चे लेने उड़ जाएंगे, तब तक मैं अपनी दुकान कहां खोलूं बताना? पैसे नहीं है। तो कोर्ट को ये भी बहुत गुस्सा आता है, कहता है एक तो भाई तुमने इसकी दुकान जब्त कर ली किसके चक्कर में? मेट्रो के चक्कर में। दूसरा फिर इसका जो कंपनसेशन तुमने इसे बड़े बड़े सपने दिखाए, 1 करोड़ की दुकान का मुआवजा 5 करोड़, अब तो दोगे नहीं उसे, लेकिन देने, हाँ 6 हो गए चलो, और ये 5-6 करोड़ रुपए दे भी कब रहे हो? 2050 में। 30-40 साल बाद तुम उसे मुआवजा दोगे तो बेचारा वो क्या करेगा ना? वो 50 साल क्या खाएगा? है? पैसे दोगे तभी नई दुकान खरीदेगा या कुछ नया काम धंधा सोचेगा, तो उसे पैसे कौन देगा भाई? तो कोर्ट पता क्या करता है? कोर्ट कहता है कोर्ट की दहलीज लांघने से, बाहर लांघने से पहले ही इसे इतना पैसे का चेक काट के दो। उसे बोलते हैं इंटरिम ऑर्डर। क्या बोलते हैं? इंटरिम ऑर्डर पास बाय द कोर्ट। कि जैसे ही तुम कोर्ट की दहलीज पार करोगे तो चेक लेके पार करोगे। तुम कहोगे जज साहब मैं नहीं जाऊंगा आपकी कोर्ट छोड़ के, आपने तो दिलवा दिया मुझे 1 करोड़, आपने दिलवा दिया मुझे 1 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा या 5 करोड़ एक्स्ट्रा, अब उसमें से देते कितने हैं मुझे? 20 लाख 50 लाख, और कहते हैं बाकी के 6 करोड़ 5.5 करोड़ ले लियो 2027 में आके, 2032 में आके। मैं चक्कर ही काटता रहा हूं इनके ऑफिस के, साहब मेरा मुआवजा है, साहब मेरा मुआवजा है। कोर्ट कहता है तो दुकान जब्त कर ली, उसके चक्कर भी कटाओगे। तो कोर्ट इंटरिम ऑर्डर में आपको पैसे दे देता है। क्वेश्चन में लिखा मिलेगा, ये वर्ड लिखे मिलेंगे साफ साफ, क्या? इंटरिम ऑर्डर अमाउंट। तो मान लो कोर्ट ने कहा गडकरी जी गलत बात है,
बेचारा कोर्ट तक पहुंच रहा है, केस लड़ रहा है, बल्कि दुकान तुम्हारी मर्जी की वजह से जब्त की है आपने। अभी के अभी 50 लाख काटो, 50 लाख का चेक काटो इसे, और ये कोर्ट में एडजंट जब करूंगा जब 50 लाख का चेक मेरे आंखों के सामने से दो। भाई तुझे 50 लाख मिल रहा है, दूसरी जगह दुकान बुक कर, तू काम धंधा बंद मत कर अपना। और कोर्ट ने गुस्से में एक सहायता और कर दी, किसकी? एसएससी की। कोर्ट ने पता क्या बोला कि ये इंटरिम ऑर्डर वाला भी ना तुझे अभी मिल जाएगा, टैक्सेबल नहीं करेंगे, जितना मिला उतना भी नहीं करेंगे। इंटरिम ऑर्डर वाला पूरा टैक्सेबल होगा फाइनल ऑर्डर पर, टैक्सेबल ऑन द ईयर ऑफ फाइनल ऑर्डर। यानी कि 45(5) ने 3 कॉन्सेप्ट बनाए। कितने कॉन्सेप्ट बनाए? 3 कॉन्सेप्ट। अगर देखो तो ये मुद्दे की बात है, ये 45(5) ने बोला 3 कॉन्सेप्ट हैं, जब भी तुम्हारी कोई भी दुकान को क्या किया जाएगा, जबरदस्ती एक्वायर किया जाएगा, कंपल्सरी एक्वायर किया जाएगा, तो 45(5) तुम्हें 3 रास्ते देगा, यानी 3 कॉन्सेप्ट देगा। क्या? ओरिजिनल कंपनसेशन, बोलो, ओरिजिनल कंपनसेशन, जरा सा मिला, फुल्ली टैक्सेबल उसी ईयर में। एडिशनल कंपनसेशन, जितना मिला सिर्फ उतना ही टैक्सेबल। इंटरिम ऑर्डर वाला फाइनल ऑर्डर, कुछ भी टैक्सेबल नहीं। इंटरिम ऑर्डर वाला टैक्सेबल है ही नहीं, वो कब होगा? जब फाइनल ऑर्डर आएगा। समझ गए? फाइनल ऑर्डर पे पूरा पैसा मिल जाएगा। या कह दो फाइनल ऑर्डर पे वो पूरा वो बताएंगे, पूरा मुआवजा कि इसे कितना मिलना चाहिए। कर दो बंद। दीदी गिर मत जाना, ठंडा ज्यादा कर देता वो वाला है। जल्दी नोट करो, क्योंकि मसाला जो समझ में आने वाला है तुम्हें, वो क्वेश्चन सॉल्व करके समझ में आएगा। 3 डायलॉग याद रखने हैं। ओरिजिनल जरा सा मिला पूरा टैक्सेबल, एडिशनल जितना मिला उतना ही टैक्सेबल, इंटरिम वाला फाइनल पर। बस ये 3 डायलॉग याद रखने 45(5) के। जबरदस्ती ठाकुर के हाथ छीने गए तो जरा सा मिला पूरा टैक्सेबल, एडिशनल वाला उतना ही टैक्सेबल, इंटरिम वाला फाइनल पर। 3 लाइन लिख लो, क्वेश्चन अपने आप एग्जाम में सॉल्व होगा। बस उसके नीचे वर्किंग नोट में थ्योरी पेल के आनी है, बस इन्हीं बातों को इंग्लिश में लिख के आना जो मैं हिंदी में लिख रहा हूँ एज अ वर्किंग नोट, जैसा ऐसे ही किताब में है। जैसा नहीं, जितना जितना मिला उतना ही टैक्सेबल, जरा सा मिला मतलब 5 करोड़ में से अगर 5 लाख भी मिल रहे हैं ना, तो भी टैक्सेबल 5 करोड़ ही होंगे। हाँ, एडिशनल कंपनसेशन। नोट कर लिया? बस क्वेश्चन 121 झटपट कर दो।
बस ये कर दो आज, 10-15 मिनटों में लगेंगे। 121 निकाल लो बुक में। जल्दी करो, एक छोटा सा सेक्शन और हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, छोटा ही है, ज़्यादा बात नहीं है इसमें। पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। कैपिटल गेन इस साल का, जब एडिशन मिला उस साल का भी, जब इंट्रीम ऑर्डर आया और उस साल का भी। तुमने बड़े मजे ले लिए भाई। कितना आया? पहले भाई अपना प्रीवियस से निकालो। जालिम सरकार ने तुम्हें कितना दिया, बोलो? 1 लाख रुपए। टोटल कंपनसेशन तुम्हारा कितना डिसाइड किया? 15 लाख, जिसमें से 1 लाख तो अब दे दिए। मुझे मिला 1 लाख। हेडिंग क्या डालूंगा? ओरिजिनल कंपनसेशन। क्या लिखा था एज पर सेक्शन 45(5) है ना? पूरा टैक्स ये लिखी बात। ओरिजिनल कंपनसेशन इज टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इन विच फर्स्ट रिसीव्ड। होल ऑफ द कंपनसेशन इज टैक्सेबल इवन इफ पोर्शन इज रिसीव्ड। एडिशनल कंपनसेशन इज टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इट इज रिसीव्ड। ये लाइन मैंने लिख दी वर्किंग नोट में, है ना, कि ओरिजिनल कंपनसेशन में जितना मिलता है उस पूरा ही टैक्सेबल होता है। मिला कितना? रिसीव्ड हुआ 1 लाख, पर फिर भी सेल प्राइस कितनी मानूंगा? सेल कंसिडरेशन 15 लाख माइनस, जल्दी से इकोवा निकाल दो। बोलो। अरे कंपनसेशन कितना मिला ओरिजिनल? टोटल 15 हो गया ना, पूरे टैक्सेबल होगा। कॉस्ट और एफएमवी, कॉस्ट और एफएमवी ऑन 2001 विच एवर इज हायर 1.5 लाख,
तो 1.5 लाख इंटू 1.5 लाख इंटू इंडेक्स ऑफ सेल ईयर डिवाइड बाय साढ़े के फॉल सा मैच किया रे 100, कितना आ गया जिस साल? बोलो क्या डालेंगे इंडेक्स ईयर? ये कर दिया। सेल कंसिडरेशन, अरे नलायक को इंडेक्सेशन किस ईयर का लोगे? जिस साल मेरी एसेट क्या करी है, जब्त हुई है। जब्त कब हुई है? ठाकुर ने ये लैंड किया, इन लैंड इज एक्वायर्ड बाय जालिम सरकार इन ओहो, इत्तेफाक से इस क्वेश्चन में तुम्हारे ही प्रीवियस ईयर में जब्त हुई है, पर ये क्वेश्चन में बोल सकता है कि ये कब जब्त करी सरकार ने? 2021-22 में। कि जब्त तो करी 2021-22 में, लेकिन तुम्हें मुआवजा कब मिल रहा पहली बार? तुम्हारे अपने ईयर में। तो 348 मत लगा देना हर जगह। अमाउंट इनटू इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर। इत्तेफाक से हमारे ईयर में सरकार ने जब्त कब की है? इत्तेफाक से, वरना ये एग्जाम के क्वेश्चन में कब आ सकता है? 21-22, 22-23, 19-20, कुछ भी आ सकता है ना। तो अगर अपने ईयर में एग्जाम में कौन सा ईयर आ रहा अपना? तो अब अपने ईयर कितना आ गया? 348, तो 348 ही आएगा, रट मत लेना 348 को यहाँ, ठीक है। कितना आ गया? इंप्रूवमेंट है नहीं? यहां करियो कभी घर में बिल्डिंग में इंप्रूवमेंट वाला कॉन्सेप्ट। एक्सपेंस ऑन सेल है कि ट्रांसफर करने में कोई सेल वगैरह नहीं? तो बताओ मेरा अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो गया? ठीक है, ये हिसाब किताब हो गया ओरिजिनल कंपनसेशन का। अब पढ़ते हैं आगे। तो ये 40, ये हो गया हिसाब किताब माई ईयर, जिस ईयर में मुझे ओरिजिनल कंपनसेशन मिला, है ना। इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर, खतरनाक बात इसमें ये भी है कि इत्तेफाक से यहाँ 348 है, ईयर बदल भी सकता था। अब अगला कॉन्सेप्ट कौन सा आता है सर? एनहेंस या एडिशनल कंपनसेशन। ये मुझे बताओ, क्या क्वेश्चन में एडिशनल कंपनसेशन है या नहीं है? है? कितना है? 5 लाख। एडिशनल कंपनसेशन 5 लाख मिला, तो वो भी तो सेल प्राइस के बराबर है। तो सेल कंसिडरेशन कितना? जितना मिला उतना ही टैक्सेबल होता है। एडिशनल कंपनसेशन में क्या डायलॉग मारते हैं? इंटरेस्ट छोड़ दो अभी, क्योंकि भाई इंटरेस्ट अगर होगा तो इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? अदर सोर्स में। कहाँ जाएगा? इंटरेस्ट इज इन अदर सोर्स, क्योंकि ब्याज तो अदर सोर्स में जाएगा ना। ठीक है, अभी इंटरेस्ट का हिसाब नहीं बता रहा, अभी मैं सिर्फ कैपिटल गेन निकलवा रहा हूँ। इंटरेस्ट को अदर सोर्स में लिखेंगे, अभी बताऊंगा कैसे लिखेंगे। फिर एसएससी ने अपील कर दी कोर्ट में, अपील में उसको एडिशनल कंपनसेशन कोर्ट ने अवॉर्ड किया 5 लाख। गवर्नमेंट ने, अरे भैया गवर्नमेंट ने उसे आधा अमाउंट तो दिया है 26-27 में, और आधा दिया 28-29। तो निकम्मो, एडिशनल कंपनसेशन कब मिला? 26-27, और बाकी कब मिला? तो उस ईयर में निकालूंगा ना। तो एडिशनल कंपनसेशन 2 मिले हैं मुझे। कौन से ईयर में? 26-27 में और 28-29 में। तो एडिशनल कंपनसेशन में बताओ, जितना मिला फुल्ली टैक्सेबल, जितना मिला उतना ही टैक्स। कितना मिला? हाफ बोले तो 2.5 लाख।
अब खतरनाक पता क्या है, जब मैं 2026-27 में, जब मैं 2026-27 में क्या निकालूंगा, कैपिटल गेन निकालूंगा, तो तुम मुझे बताओगे इसका सेल कंसिडरेशन तो हो गया 2.5 लाख, इकोवा कितनी, और बिल्कुल लॉजिकल है, बिना खोपड़ी लगाए बहुत आसानी से तुम बता, इकोवा कितनी, सेल ईयर तो 26-27 मान लिया, तो 26-27 में मुझे क्या मिला, सेल प्राइस 25 लाख। तुमने बोला एडिशनल कंपनसेशन का डायलॉग होता है जितना मिला उतना ही टैक्सेबल, तो एडिशनल कंपनसेशन जितना मिला उतना ही टैक्सेबल कर रहा हूँ। अब टैक्सेबिलिटी निकालने के लिए कैपिटल गेन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कैपिटल गेन का फॉर्मूला कहता है सेल प्राइस 25 लाख माइनस इकोवा माइनस इकोई और एक्सपेंस ऑन सेल। तो इकोवा कितनी है ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं, कॉस्ट तो बताओ कितनी है। अरे तुमने पहले इसको 1.5 लाख इंटू ये किया था ना, फॉर्मूला लगाया था। अब यहाँ पे पहले कॉस्ट तो बताओ, तभी तो इंटू 348 जो भी करूँगा वो करूँगा। कितनी, 1.5 लाख, बिल्कुल गलत जवाब। अबे निकम्मो, जब तुमने 1.5 लाख रुपए यहाँ पे कॉस्ट ले ली एक बार, तो भाई ये 15 लाख रुपए का सेल प्राइस, फिर इसी असेट का भी तो, इसी असेट का ही तो 2.5 लाख है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारा सेल प्राइस था 20 लाख, कितना, जिसमें से 15 लाख तो ओरिजिनल दे दिया और एडिशनल करके दे दिए 2 लाख। अगर ये 20 लाख तुम्हें एक साथ मिलते तुम क्या लिखते हैं यहाँ, 20 लाख माइनस 1.5 लाख की कोवा मानते। अब जब कोवा तुमने ले ली, तुम्हारी एसेट की कॉस्ट कितनी है भाई, तुम्हारी एसेट की कॉस्ट तो 1.5 ही है ना, तो 1.5 ले तो ली तुमने कॉस्ट, तो फिर क्या लेनी पड़ेगी, नील। बताओ नील क्यों ले रहा हूं, अरे ले तो ली कॉस्ट भाई, कोवा ले तो ली। अब बताओ भैया नील क्यों ले रहा हूं, बताओ भाई। ये सेलिंग प्राइस 1, ये सेलिंग प्राइस 2, अब इन दोनों को अगर मैं एक साथ कैलकुलेट करता तो भी तो कॉस्ट 1.5 ही लेता। बस ताई ने इन दोनों को कैलकुलेट करने का तरीका अलग अलग बताया, ईयर अलग अलग बताया। उनने बोला, ताई ने बोला 15 लाख कैलकुलेट कर ले अपने ईयर में और 2.5 लाख कैलकुलेट कर ले कब, 26-27 में। इधर देखो 2.5 लाख कैलकुलेट कर ले कब, 26-27 में। 15 लाख कैलकुलेट कर ले अपने ईयर में। अरे पर अगर तुम इन दोनों को एक साथ कैलकुलेट करते तो भी तो कॉस्ट कितनी लेते, 1.5 लाख। अबे तो कॉस्ट ले तो ली। हाँ हाँ, तो कॉस्ट ले तो ली, तो ताई कह रही जब तूने कॉस्ट ले ली तो दोबारा क्यों ले रहा है, डबल डबल कॉस्ट करके नुकसान करेगा मेरा। हाँ, एक्सपेंस ऑन सेल होगा तो घटा देंगे। अगर कोई एक्सपेंस ऑन सेल है कोर्ट में क्या कार्रवाई करने का, क्या कोर्ट में कार्रवाई करने का कोई खर्चा हुआ है यहाँ, यहाँ नहीं हुआ है ना। अगर होता तो घटा देते, पर इस क्वेश्चन में है नहीं। तो 2026-27 का कैपिटल गेन बताओ कौन सा आएगा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। जब असेट लॉन्ग टर्म चल रही है तुम्हारी तो कैपिटल गेन क्या आएगा, कितना, 2.5 लाख। अब हम कहाँ गए, 2829 में कहाँ गए, 2829 का सेलिंग प्राइस बोलो, जितना मिला उतना ही टैक्सेबल, उसी ईयर में टैक्सेबल जब मिलेगा 2.5, माइनस इकोवा बोलो, नील। क्यों ले तो ली भाई, जब तुमने एक चीज यहां पर ले ली अब उसे ही बार बार क्यों लेते रहोगे भाई। एक्सपेंस ऑन सेल होता तो घटा देते, लेकिन इस क्वेश्चन में है नहीं। तो इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया, 2.5 लाख। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इंटरिम ऑर्डर वाला फाइनल ऑर्डर पर, इंटरिम वाला, इंटरिम वाला फाइनल पर। तीसरा कॉन्सेप्ट ये बोलता है इंटरिम वाला फाइनल पर। क्वेश्चन ढूंढो इंटरिम कब मिला,
एसएससी मेड द कोर्ट अवार्ड कंपनसेशन एज ऑन दिस। फरवरी 29 मतलब कौन सा ईयर हो गया? 28-29 को मिला इंटरिम। लेकिन मजेदार बात है कि इंटरिम वाले ईयर में टैक्सेबल नहीं होता। कब होता है? तो बताओ फाइनल ऑर्डर कब मिला? फरवरी 31 मतलब, तो इंटरिम वाला 28-29 में मिल तो गया, पर 28-29 में टैक्सेबल नहीं करेंगे। टैक्सेबल कब करेंगे? 30-31 में। तो 30-31 में पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, इंटरिम वाला भी और फाइनल वाला भी। हाँ, अब इसको आते हैं इधर। इंटरिम वाला मिला कब? 2028-29 में, बट टैक्सेबल इन 2030-31 विद फाइनल ऑर्डर। तो टोटल सेल कंसिडरेशन ऑफ ऑर्डर, टोटल लिखते ना, बताओ सेल कंसिडरेशन कितना आ गया टोटल? फाइनल ऑर्डर, सेल कंसिडरेशन ऑफ फाइनल ऑर्डर ईयर, कौन सा ईयर है हमारा? 20 लाख। जिसके एसेट, जिस एसेट के चक्कर में इतना पैसा खाए जा रहे हो तुम सरकार से, है ना, जिस एसेट के चक्कर में इतना पैसा तुम सरकार से खाए जा रहे हो, उसकी कोवा कितनी है? कोवा कितनी लूं? नील। क्यों? अबे ले तो एसेट तो वही चल रही है ना दुकान, तो ले तो ली कॉस्ट यहां पर, तो बार बार क्यों लेनी? एक्सपेंस ऑन सेल होगा तो माइनस कर देंगे, हो सकता है कोर्ट की कचहरी के चक्कर में कुछ पैसे खर्च हुए हो, पर इस क्वेश्चन में है नहीं। तो कितना आ गया? 20 लाख रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हो गए तीनों क्वेश्चन सॉल्व। एक चीज रहेगी, ब्याज। तो बताओ इंटरेस्ट कब, किस ईयर में टैक्सेबल होगा? अबे मुआवजा थोड़ी होता है ब्याज, जब मिलेगा तभी टैक्सेबल ना। मुआवजे में क्या? अब वो मिला कब था ब्याज मेरा? चेक करो क्वेश्चन में, कौन से ईयर में मिला था वो ब्याज? प्रीवियस ईयर कौन सा? अपने ईयर में ही, 23-24 में ही। तो मैं क्या लिख दूंगा? इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, तो ये हो गया है ना। अब क्या लिखूंगा? इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। कितने रुपए मिले मुझे ब्याज के नाम के? 4,80,000। 4,80,000 में अदर सोर्स में एक बात लिखी है कि जब भी कोई भी मुआवजा मिलेगा और उसके ऊपर ब्याज मिलेगा, उसमें 50% माइनस कर देना, डिस्काउंट। 50% डिस्काउंट मिलेगा ब्याज में, वो अदर सोर्स में लिखी है, वो मैं यहां लिखवा रहा हूं। तो हाँ, तो ये हो गया अदर सोर्स का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन, ये इंटरेस्ट ऑन क्या है? कंपल्सरी एक्विजिशन। इंटरेस्ट ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन पर ही क्या होता है सर? 50% का डिस्काउंट मिलता है और किसी ब्याज पे नहीं मिलता। तो मेरी अदर सोर्स की इनकम कितनी हो गई? और अगर कोई तुमसे बोल दे इसके बाद निकाल जीटीआई, तो कैसे निकालूंगा? अब इस साल की जीटीआई नहीं निकाल सकते तुम? यहां निकाल देता हूं। इस साल की कौन सी? अपने ईयर की सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन में एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 978,000। कैपिटल गेन से पहले आएगा पीजीबीपी, पीजीबीपी नील। अदर सोर्स जीटीआई कितनी आ गई? माइनस डिडक्शन क्वेश्चन में है नहीं, जो जीटीआई होगी वही टोटल इनकम हो जाएगी। तो इस बंदे के 12,18,000 रुपये टैक्सेबल हैं अपने प्रीवियस ईयर में, जिस ईयर में इसे जरा सा मिला कंपनसेशन, फुल्ली टैक्सेबल किया और उसी ईयर में इसे ब्याज भी मिल गया। तो ये कैलकुलेशन है 26-27 की, ये कैलकुलेशन है 28-29 की, ये कैलकुलेशन है 30-31 की, और ये कैलकुलेशन है मेरे प्रीवियस ईयर की जो पहली वाली। तो 1, 2, 3, 4 साल की कैलकुलेशन होगी इस क्वेश्चन में।
फिर तुमने एक चीज़ नहीं पूछी कि 2026, 27, 28, 29, 30, 31 का इंडेक्स दिया ही नहीं है, क्योंकि वो तो फ्यूचर का ईयर है ना, इंडेक्स की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई क्या है, क्योंकि लगा तो दिया 50, कौन सा, किस बात? अरे वो सैलरी के अंदर था 50, स्टैंडर्ड सेक्शन 16 है। और ये कौन सी डिडक्शन है? ये वाली डिडक्शन है, सैलरी के साथ ही पढ़ाई थी ये, तो 16 के साथ वो 16 और वो 80 है कि नहीं बात? 65 सेक्शन का फर्क है। हाँ, थैंक यू कर रहे हो अभी से ही। चलो ठीक है, एक छोटा सा और हो जाता है। तो ये सेक्शन रिवाइज कर लेना आज, कौन कौन से करें आज, ये बहुत सारे करें। 45 1 है, छोटे छोटे ही हैं। 45 2, 45 2A छोड़, 42 तो हो गया था। 45 3, 45 4 और 45 5, 5 सेक्शन हो गए आज, है ना। और उनके सारे हमने क्वेश्चन भी कर लिए। तो इन्हीं क्वेश्चन को रिपीट कर लेना, इसी तरह क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। बस 3 से ज़्यादा होनी चाहिए दीदी, 3 तो नहीं होने चाहिए यार। कह रहा कोई पेपर छूट गया इसका। अगर नहीं, पेज 3 बचे, कॉन्सेप्ट तो है। एक तो ये हो गया, एक ये पेज बचा, 1 2 3 4 5, अरे अभी तो 6, और फिर ये 7 8 पेज बचे हैं अभी। ठीक है, हो जाए, कोई नहीं, सिंपल सिंपल सेक्शन है। चलो दोस्तों, टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑनलाइन वाले बच्चों।